तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं HTML फॉर्म्स के बारे में। ठीक है, HTML फॉर्म्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इसका काफ़ी रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन में भी हम यूज़ करते हैं। तो एग्जांपल के तौर पे अगर सपोज़ आपको टिकट बुक करानी है और आप रिजर्वेशन काउंटर पे गए, वहाँ पे आपको एक फॉर्म मिलेगा जहाँ पे आप अपना नेम, आपका जिस भी ट्रेन में आपको जाना है उसका ट्रेन नंबर, बोर्डिंग स्टेशन डालोगे, आप कहाँ से आप बोर्ड करोगे और आपकी जो डेस्टिनेशन है वो डालते हो आप। उसके बाद आप कौन सी कैटेगरी, स्लीपर या फिर सेकंड एसी या थर्ड एसी जिसमें आप रिजर्वेशन करवाना चाहते हो उसकी कैटेगरी का आप यहाँ पे मेंशन करते हो और फिर कोटा डालते हो कि जनरल या फिर तत्काल कोटा है आपका। तो ये आप फॉर्म प्रोवाइड करते हो जो भी आपका टिकट जो भी टिकट एक्सेप्ट करने वाला बंदा बैठा होता है उसके पास, और वो आपकी डिटेल्स को डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करके आपके लिए एक टिकट जनरेट करके दे देता है। ठीक है, तो जो आपने ये फॉर्म भरा, HTML फॉर्म भी बिल्कुल इसी के जैसे ही होते हैं। दे आर वेरी वेरी सिमिलर। ठीक है, तो फॉर्म्स का मेजरली यूज़ क्या हुआ कि हमें यूज़र से अगर डेटा लेना है तो उस केस में हम फॉर्म का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो अब डेटा किस चीज़ का लेना हो सकता है यूज़र से। सपोज़ आप बना रहे हो लॉगिन सिस्टम, कुछ बना रहे हो, ठीक है, तो उसमें आपको लेना है नेम, ईमेल आईडी लेनी है यूज़र से, ठीक है, आपको उसका पासवर्ड लेना है। तो इस तरीके से जो जनरल चीज़ें हैं जो यूज़र से आप एंटर करना चाहते हो, तो वो आप किसकी मदद से ले सकते हो, वो आप ले सकते हो फॉर्म्स की मदद से आप एंटर करवा सकते हो। ठीक है, तो an HTML form is used to collect user input. The user input is most often sent to the server for processing. ठीक है, अभी इस लाइन का मतलब क्या है कि हम इसको सर्वर पे भेज रहे हैं प्रोसेसिंग करने के लिए, कैसे भेज रहे हैं उसको हम समझते हैं। तो फॉर्म्स क्या होते हैं हमारे पास। सपोज़ आप अभी ये मान लीजिए कि हमने कुछ फॉर्म क्रिएट किया जिसमें कि हम दो चीज़ें ले रहे हैं। एक तो यूज़र से उसका नेम एंटर करवा रहे हैं और दूसरा हम उसकी सिटी एंटर करवा रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे यूज़र अपनी नेम एंटर कर सकता है और यहाँ पे सिटी एंटर कर सकता है, और यहाँ पे हमने एक बटन दिया है जो कि है सबमिट। ठीक है, इस पर अगर आप क्लिक करोगे तो जो भी आपने डिटेल्स एंटर करी हैं ये कहीं पे जाके सेव हो जाएंगी। ठीक है, अब वो कहाँ पे जाके सेव होंगी उसको हम समझते हैं। तो फॉर्म्स बेसिकली क्या होते हैं कि हमें डेटा को सेव करवाना है कहीं पे। या तो आप इसको कहीं अपने लोकल, आपने सपोज वेबसाइट बनाई है, या तो आप उसको फ्रंट एंड पे कहीं भी सेव करवा लो, या फिर आप इसको अपने सर्वर पे भेज दो। इस डेटा जो भी आपने लिया है यूज़र से उसको आप सर्वर पे भेज दो और सर्वर से फर्दर आप उसको अपने डेटाबेस में सेव करवा लो। ठीक है, कि भाई यूज़र ने ये दो चीज़ें एंटर करी है, नेम एंड सिटी, आप इसको अपने सर्वर पे भेज के अपने डीबी में सेव करवा सकते हो। तो मेन पर्पस फॉर्म का है डेटा कलेक्शन एंड सेंडिंग इट टू दी सर्वर फॉर सेविंग द डेटा फॉर फ्यूचर यूज़। समझ गए। ठीक है। अब बात करते हैं इसके HTML टैग्स के बारे में। ठीक है, तो आप जब भी फॉर्म बनाओगे तो फॉर्म के बाद स्टार्टिंग जब करोगे तो आप ऐसे फॉर्म टैग लिख दोगे। ठीक है, फॉर्म लिख दोगे, उसके बाद दो मेन इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट्स आते हैं इसके। दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान से समझना। एक होगा आपके पास एक्शन और दूसरा होता है आपके पास मेथड। ठीक है, इन दोनों को हम डीपली समझने से पहले एक बार ये जो हमारा कंटेंट है उसको चेकआउट कर लेते हैं। तो फॉर्म टैग आपको मैंने बता दिया, ये फॉर्म टैग की ओपनिंग होगी, ये क्लोजिंग होगी। ठीक है, इसके अंदर जैसे ही आपको मैंने यहाँ पे दिखाया कि हमें यहाँ पे नेम और सिटी वगैरह लेनी थी, तो ये जो आपको दिख रहा है ना, ये जिसमें आप इनपुट ले रहे हो, इसको हम कहते हैं इनपुट। इनपुट बॉक्स कहते हैं, अपन क्या कहते हैं, इनपुट बॉक्स। इनपुट बॉक्स। और इसका जो टैग होता है वो कैसा दिखता है हमें, वो कुछ इस तरीके से दिखता है। आप लिखोगे यहाँ पे इनपुट। ठीक है, और इसके अंदर और फर्दर कुछ एट्रीब्यूट्स होते हैं उसके बारे में समझेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आप यहाँ पे इनपुट बना सकते हो। ये जो आपने यहाँ पे नाम लिखा, ठीक है, अब ये क्या है कि एक सिंगल लाइन में ही ये दोनों की दोनों चीज़ें आ रही हैं। यहाँ पे तुम्हें दिख रहा है ये सिंगल लाइन में ही आ रही है। इसका मतलब क्या है कि ये इनलाइन एलिमेंट्स है। कल हमने इसके बारे में डिस्कस किया था ऑलरेडी, है ना, अपनी प्रीवियस लेक्चर में, कि दोनों के दोनों इनलाइन एलिमेंट्स हैं। तो ये दूसरा वाला जो नाम एलिमेंट है इसका नाम क्या है, इसको हम कहते हैं लेबल। ठीक है, कि भाई ये इनपुट जो है, ये इनपुट बॉक्स जो है, ये किस
तरह की इन्फॉर्मेशन सेव कर रहा है वो हम लेबल में मेंशन करते हैं, ठीक है। सेम केस हमारे पास ये हो गया, ये क्या हो गया हमारे पास, ये हो गया इनपुट बॉक्स, ये हो गया हमारे पास लेबल, ये क्या हो गया हमारे पास, दिस इज कॉल्ड दी बटन। सो यहाँ से अपन देखते हैं, तो इनपुट हमारे पास ये हो गया, ठीक है। अब इसके अंदर इनपुट के अंदर वेरियस टाइप्स ऑफ इनपुट आ सकते हैं। एक हो सकता है हमारे पास टेक्स्ट इनपुट, दूसरा हो सकता है रेडियो, तीसरा हो सकता है हमारे पास चेक बॉक्स, चौथा सबमिट, और पांचवा हमारे पास हो गया बटन, ठीक है। तो जो मेजरली यूज्ड होते हैं इनपुट वो होते हैं हमारे पास टेक्स्ट, रेडियो, चेक बॉक्स एंड सबमिट। ठीक है, तो अब इनको हम यहाँ पे इंडिविजुअली यहाँ पे देखते हैं। तो ये हो गया हमारे पास फॉर्म टैग हमने यहाँ पे क्लोज किया, इसके अंदर हमने सबसे पहले लिखा लेबल, ठीक है। तो ये आपका हो गया लेबल, ठीक है। नेक्स्ट हो गया हमारे पास इनपुट टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट, क्योंकि हम यहाँ पे टेक्स्ट की फॉर्म में इनपुट ले रहे हैं। और इसके बाद हमारे पास आएगा लास्ट नेम, तो लास्ट नेम की यहाँ पे हमारे पास हमने लेबल लिख दिया, और फाइनली हमारे पास आ गया इनपुट, जिसमें कि हमने टेक्स्ट की फॉर्म में इनपुट लिया है, ठीक है। तो हम इनपुट बॉक्सेस के टाइप्स देख लेते हैं, कितने तरह के हमारे पास इनपुट बॉक्सेस होते हैं। सिंपल टेक्स्ट वाला तो तुमने यहाँ पे ऑलरेडी देख लिया है, इनपुट टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट, जो कि कुछ इस तरीके से दिखता है। दूसरा हो गया हमारे पास रेडियो बटन वाला, ठीक है। रेडियो बटन क्या होते हैं, इस तरह का हमारे पास एक गोल सर्कल्स आएगा, उस पर हम क्लिक करेंगे तो वो एक तरह से मार्क्ड हो जाएगा कि हमने इस वाले इन तीनों में से इस वाले ब्लॉक को सेलेक्ट कर लिया है, ठीक है। तो इसको कहते हैं अपन रेडियो बटन। इसके अंदर हम कैसे लिखते हैं, इनपुट टाइप इज इक्वल्स टू रेडियो, समझ गए, ठीक है। नेक्स्ट तुम्हारे पास आता है चेक बॉक्सेस का, तो इसमें तुम क्या लिखोगे, इनपुट टाइप इज इक्वल्स टू चेक बॉक्स, ठीक है। तो इस तरीके से तुम्हारे पास यहाँ पे चेक बॉक्स बन जाएंगे। और चेक बॉक्स में हमारे पास क्या होता है, क्लिक का आइकन जो होता है ना, मतलब राइट टिक मार्क जो आइकन होता है, वो हमारे पास फॉर्म होता है जब भी हम उस पर क्लिक करते हैं तो, ठीक है। अब क्वेश्चन तुम्हारे दिमाग में ये आएगा कि यार सेलेक्ट करने के लिए कुछ ऑप्शंस में से मुझे कुछ सेलेक्ट करना है, तो एक तो हमारे पास ऑप्शन है रेडियो बटन यूज़ करने का, दूसरा है हमारे पास चेक बॉक्स यूज़ करने का। तो अगर मैं बात करूँ रेडियो बटन वर्सेस चेक बॉक्स के बारे में, तो इन दोनों में डिफरेंस क्या हुआ, ठीक है। तो अगर आपको सिंगल करेक्ट ऑप्शन देना है तो आप यूज़ करोगे रेडियो बटन्स का, अगर आपको मल्टीपल करेक्ट ऑप्शंस देने हैं तो आप यूज़ करोगे चेक बॉक्स का। एग्ज़ाम में हम जाते हैं तो एग्ज़ाम में हमारे पास होता है ना कि चूज़ 4 ऑप्शंस दिए गए, 4 में से ओनली 1 करेक्ट है, तो वो सिंगल करेक्ट ऑप्शन हो गया हमारे पास। कभी कभी हमारे पास आता है मल्टीपल करेक्ट ऑप्शंस भी आते हैं, तो उस केस में हम यहाँ पे चेक बॉक्स का यूज़ करेंगे, ठीक है। आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा तुम्हें। अब ठीक है, चेक बॉक्स जो है वो तो तुम ऑलरेडी बिल्कुल उसको तो सिंपल ही करना, क्रिएट करना, ठीक है। बट जो मेन थिंग है कि वो हम इन तीनों में से सिर्फ एक को ही सिलेक्टेबल बनाएं, बाकी दोनों को अनसेलेक्ट कर लें। जैसे कोई दूसरा क्लिक हुआ, एग्जांपल देखो, जैसे मैंने HTML पे क्लिक किया, अब ये सेलेक्ट हो गया, ठीक है। अब मैंने CSS पे क्लिक किया तो वो HTML से हट गया और CSS पे आ गया, वो देखा तुमने। ये इसको हम कैसे फॉर्म कर सकते हैं उसको थोड़ा हम समझेंगे, ठीक है। अभी तक तुम नहीं समझ लो कि यूज़ इसमें हम कुछ स्पेसिफिक हम कुछ चीज़ें करेंगे जिसकी हेल्प से हम इन तीनों में से सिर्फ एक ऑप्शन को सेलेक्ट कर पाएँ। और इसमें देखो चेक बॉक्स के अंदर आप चाहे इसको सेलेक्ट कर लो, इसको सेलेक्ट कर लो, दोनों के दोनों सेलेक्टेड ही रहेंगे। और जैसे आप दोबारा इस पर क्लिक करोगे तो वो अनसेलेक्ट भी हो जाएगा, समझ रहे हो। और रेडियो बटन के केस में ऐसा नहीं है कि आप दोबारा क्लिक करोगे तो वो अनसेलेक्ट होगा, ठीक है। सिर्फ चेक बॉक्स के केस में हमारे पास ऐसा होता है, ठीक है। नेक्स्ट एक बार यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं, इन्होंने यहाँ पे सबमिट बटन के बारे में बताया हुआ है। तो टाइप इज इक्वल टू सबमिट, इससे क्या होता है, हमारे पास जो फॉर्म जो हमने क्रिएट किया है उसको हम सर्वर पे सेंड कर सकते हैं उस बटन को क्लिक करने के बाद, ठीक है। अब वो कैसे होगा उसको हम डिस्कस करेंगे,
ठीक है, तो चलिए एक एक करके अब हम जो भी हमने एलिमेंट्स पढ़ लिए इसको हम अब समझते हैं डीपली। तो हमने यहाँ पे पढ़ा था सबसे पहले फॉर्म टैग। यहाँ पे हो गया हमारे पास मेथड इज इक्वल्स टू, यहाँ पे हमने कोई एक यूआरएल मेंशन कर दिया, ठीक है, सॉरी ये हो गया हमारे पास एक्शन, नॉट मेथड, इट इज़ कॉल्ड द एक्शन। यहाँ पे हमने कोई यूआरएल मेंशन कर दिया, ठीक है। इसके बाद हमने क्या किया, एक लेबल बनाया, ठीक है, और यहाँ पे सपोज मैंने लिख दिया नेम, और यहाँ पे मैंने लेबल को क्लोज कर दिया, ठीक है। इसके बाद मैंने बनाया इनपुट टाइप, मैंने कर दिया क्या, टेक्स्ट, ठीक है। और ये हमारे पास क्या होता है, इनपुट टैग अगर सेल्फ क्लोजिंग टैग होता है, ठीक है। इसके बाद आपको ऐसा नहीं कुछ लिखना है, जो भी आप लिखोगे वो यहीं पे मेंशन कर सकते हो। खाली छोड़ना तो खाली भी रख सकते हो, अगर आपको कोई डिफ़ॉल्ट वैल्यू देनी है तो वो भी आप दे सकते हो, ठीक है। उसके लिए कौन सा एट्रीब्यूट यूज़ करेंगे उसको हम देखते हैं, ठीक है। अभी आप ये समझ लो, और यहाँ पे हमने फॉर्म टैग को कर दिया क्लोज। अब इससे जितना हमने ये कंटेंट लिखा है इससे हमारे पास क्या बनेगा, इससे हमारे पास कुछ इस तरीके से बनेगा, नेम जो होगा उसके बाद हमारे पास यहाँ पे एक खाली सा बॉक्स देखने को मिल जाएगा, ठीक है। अब मैं तुम्हें डिज़ाइन बता रहा हूँ, हमें कुछ इस तरीके का बनाना है, जैसे कि ये किया हमने नेम, और यहाँ पे हम कुछ वैल्यू ले रहे हैं, ठीक है। उसके बाद मैंने यहाँ पे लिखा सपोज पासवर्ड, ऐसे किया, और उसके बाद जो भी हम चीज़ें एंटर करेंगे ना वो कुछ इस तरीके से स्टार की फॉर्म में या फिर ब्लैक सर्कल की फॉर्म में, जैसे तुम पासवर्ड एंटर करते हो वो हिडन की फॉर्म में आए, ऐसा नहीं कि हमें कुछ लिखा हुआ दिखने को मिल जाए, ठीक है। वो कुछ इस तरीके से आना चाहिए। उसके बाद मैं तुम्हें दे रहा हूँ कि यहाँ पे तुम्हें लिखना है सेलेक्ट ऑप्शंस, सेलेक्ट ओनली वन, ठीक है। उसके बाद तुम्हें यहाँ पे मैं इस तरीके के रेडियो बटन्स का यूज़ करना है, ठीक है। और यहाँ पे तुम्हें ऑप्शंस मेंशन करने हैं, जैसे कि तुम्हें यहाँ पे लिखना है सपोज 1 2 एंड 3, ठीक है, ये लिखना है। उसके बाद तुम्हें मैं ऑप्शन लिखना है यहाँ पे सेलेक्ट मल्टीपल, और यहाँ पे तुम्हें चेक बॉक्सेस प्रोवाइड करने हैं, 3 चेक बॉक्सेस, जिसमें कि तुम लिखोगे ABC, ठीक है। उसके बाद तुम्हें यहाँ पे एक बटन का यूज़ करना है जिसका नाम होगा हमारे पास सबमिट। अब तुम्हें कुछ इस तरह का लेआउट डिज़ाइन करना है, तो क्या तुम मुझे बता सकते हो कि अब इसका लेआउट का मतलब कौन कौन से हम टैग यूज़ करेंगे और कैसे यूज़ करेंगे? तो हम लेबल्स कितने होंगे इसमें ये बताओ। टेक्स्ट, नेम, पासवर्ड, सेलेक्ट एनीवन भी लेबल हो गया, ये भी लेबल हो गया anyone। हमारे पास, ये हो गया इनपुट, ये हो गया हमारे पास टाइप ऑफ रेडियो बटन्स, ठीक है, ये हो गया हमारे पास सबमिट। अब यहाँ पे इसको चेकआउट करते हैं। तो जो तुमने यहाँ पे ये चीज़ लिखी है 1 2 3 4 है ना, तो ये भी हमारे पास क्या होते हैं, लेबल्स होते हैं। क्या होते हैं, लेबल्स होते हैं। ये जैसे तुमने यहाँ पे इनपुट का बॉक्स यहाँ पे लिख दिया वो तो हो गया इनपुट, तुम्हारे पास टाइप इज इक्वल टू रेडियो हो गया, बट ये जो तुमने यहाँ पर 1 2 3 4 मेंशन किया ये भी हमारे पास क्या है, ये भी लेबल है। सेम केस इन द केस ऑफ चेक बॉक्सेस, तो ये भी हमारे पास क्या है, लेबल्स हैं। तो कितने लेबल हो गए हमारे पास, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10, नंबर ऑफ लेबल्स कितने हो गए, 10। रेडियो बटन कितने हमने यूज़ किए, 3, और चेक बॉक्सेस भी 3, ठीक है। और टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट हमारे पास हो गए 2। अब इसको हम खुद से एक बार बना के देखते हैं, ठीक है। यहाँ पे सबसे पहले हमने
इसको हटा देते हैं अपन, एक्शन हमें अभी कुछ लेना नहीं है तो हम खाली छोड़ रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमने लिखा लेबल, और इसके अंदर हमने यहाँ पे लिख दिया नेम। फिर उसके बाद हमने लिखा इनपुट टाइप इज इक्वल्स टू, हमें लेना है, क्या लेना है, टेक्स्ट। ये सेल्फ क्लोजिंग है हमारे पास, इस तरीके से लिख दिया। तो ये हमारे पास इतना काम हो चुका है, ठीक है। उसके बाद अगेन हम लिखेंगे लेबल, फिर यहाँ पे हम लिखेंगे सपोज पासवर्ड। ठीक है, और यहाँ पे हमने लिख दिया इनपुट टाइप इज इक्वल्स टू, हमने लिखा यहाँ पे टेक्स्ट, और इसको हमने क्लोज कर दिया, ठीक है। अब क्योंकि हमें नेक्स्ट लाइन में चाहिए था तो इसलिए हमने कौन सा टैग यूज़ किया, बी आर टैग, ठीक है। बी आर टैग यूज़ करने से क्या हो गया, ये नेक्स्ट लाइन में वापस आ गया, ठीक है। अब हम, जैसे मैं पासवर्ड, मैंने तुम्हें क्या कहा था कि हमें चाहिए कि भाई वहाँ पे सर्कल्स की फॉर्म में आए, हिडन की फॉर्म में आए एक तरह से। अभी मैं यहाँ पे कुछ लिख रहा हूँ वो हिडन की फॉर्म में नहीं आ रहा, तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, एक नया टाइप यूज़ करूँगा जो कि होता है हमारे पास पासवर्ड, ठीक है। अब मैंने इसको रन किया, अब ये देखो जो भी मैं लिख रहा हूँ वो हिडन की फॉर्म में आ रहा है, ओके, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट अब हमें क्या करना था, हमें रेडियो बटन्स का लेबल बनाना है सबसे पहले। तो ये हमने यहाँ पे लिखा सेलेक्ट एनी वन, ओके। ठीक है, उसके बाद हमने 3 इनपुट बॉक्सेस यूज़ किए हैं जिसका टाइप हमारे पास है रेडियो, रेडियो, ठीक है। ये एक हो गया हमारे पास, इस तरीके से हमारे पास। इनका नाम क्या है? जो नाम होगा वो हम यहाँ पे लेबल में मेंशन करेंगे, पहले मेंशन करेंगे ना। अगर आपको, जैसे हमने यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि ये हमारे इधर आना चाहिए, तो पहले तुम्हारा रेडियो बटन है, फिर उसके बाद ही 1 2 3 4 है, ठीक है। तो इसके बाद ही हमने यहाँ पे लिखा है, इसलिए जैसे लेबल, और फिर तुमने यहाँ पे इसको क्लोज किया, और यहाँ पे तुमने मेंशन कर दिया 1, ठीक है। मैं इसको कॉपी कर रहा हूँ, यहाँ पे 2, और यहाँ पे हो गया तुम्हारे पास 3, ठीक है। इस तरीके से आ गया। अभी क्या हुआ, सेम लाइन में आ रहा, तो हम इसको ब्रेक करके दूसरी लाइन में डाल देते हैं, ठीक है। चलो इसको हॉरिजॉन्टल रहने देते हैं, ठीक है। उसके बाद हमें क्या करना है, उसके बाद हमें चेक बॉक्सेस बनाने हैं। तो मैं इसी को ही कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, और यहाँ पे लिख देता हूँ सेलेक्ट मल्टीपल, ठीक है। और टाइप कर देता हूँ यहाँ पे चेक बॉक्स, और यहाँ पे इसके लेबल को चेंज करके A B C आ गया। अब चेक बॉक्सेस के केस में तो क्या है हमारे पास, अब देखो यहाँ पे हमने नाम बिल्कुल सही आ रहा है, मैंने डाला नाम रोहन हो गया, ठीक है। पासवर्ड डाला, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे पहले सेलेक्ट मल्टीपल देख लेते हैं सही आ रहा नहीं आ रहा, इस पर क्लिक किया बिल्कुल सही आ रहा है, ये भी सही आ रहा है, ये भी सही आ रहा है, दोबारा क्लिक करने पे हट भी रहा है ये, ठीक है। तो मतलब यहाँ तक तो काम पूरा हो गया। पर आप रेडियो बटन्स को देखो, यहाँ पे मैंने इस पर क्लिक किया, इस पर अब डॉट आ गया, ठीक है। इस पर क्लिक किया, ये भी सेलेक्ट हो गया, इस पर क्लिक किया, ये भी सेलेक्ट हो गया। अब मैं क्या ऐसा करूँ कि इन तीनों में से सिर्फ एक ही एक बार में सेलेक्ट होता हुआ दिखे, ठीक है। तो उसके लिए हमें क्या करना है, उसके लिए हमें एक छोटी सी चीज़ को फॉलो करना है, ठीक है। दैट इज़ कॉल्ड दी ID। इसको मैं यहाँ पे तुम्हें दिखाता हूँ एक बार, ठीक है। इस वाले एग्जाम्पल में देखो, टाइप हो गया हमारे पास रेडियो, ठीक है। ID हो गया हमारे पास इसकी HTML, नेम हो गया इसका फेवरेट लैंग्वेज, ठीक है। तो हम क्या करते हैं यहाँ पे, इसके अंदर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट है कि भाई तीनों में से सिर्फ एक ही सिलेक्ट हो,
तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि इन तीनों ही एट जो इनपुट बॉक्सेस हैं उनको एक नेम प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, जैसे नेम लिख देता हूँ नंबर, ठीक है। सेम केस इसमें मैं क्या करता हूँ, इसके अंदर भी सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे जो नेम है इसको भी नंबर दे देता हूँ और इसका भी नेम मैं नंबर दे देता हूँ। अब तीनों का सेम नेम हो गया। अब देखो क्या होता है। अब मैंने यहाँ पे इसको सेलेक्ट किया तो एक ये सेलेक्ट हुआ, इसको सेलेक्ट किया तो अब यहाँ से हट के वो यहाँ पे चला गया, ठीक है। अब यहाँ से मेरे को सपोज़ ये सेलेक्ट करना है तो यहाँ से हट के वो यहाँ पे आ गया। तो कौन सी प्रॉपर्टी के हिसाब से हुआ, जब तीनों का हमने सेम नेम दिया तभी वो पॉसिबल हो पाया। तभी उसने क्या किया, नेम की वजह से क्या हुआ कि वो तीनों को एक तरह से सेम ही एलिमेंट्स को ट्रीट कर रहा है। पहले अगर सबके हम नेम नहीं देते तो वो एक तरह से सबके सब इंडिविजुअल एलिमेंट्स या इंडिविजुअल टैग्स होते, बट क्योंकि हमने उनको सेम नेम दे दिया तो अब सेम नेम की तरफ से वो इनको एक जैसा ही ट्रीट कर रहा है और उनमें से सिर्फ एक को ही सेलेक्ट कर रहा है जब भी आप उस पर क्लिक कर रहे हो, ठीक है। समझ गए? ठीक है। तो ये हमारे पास इसकी प्रॉपर्टी थी। अब थोड़ा और चीज़ें डिस्कस करते हैं इसके बारे में। जैसे कि हम जब भी लेबल लिखते हैं, लेबल के साथ हमारे पास एक टैग होता है जिसका नाम होता है फॉर, कि भैया ये जो लेबल है ये किसके लिए है, कौन सी वाली इनपुट फील्ड के लिए है, ठीक है। तो उसमें हम मेंशन करते हैं और यहाँ पे हम सपोज लिख देते हैं जैसे कि नेम इनपुट फील्ड फॉर नेम, ठीक है। या फिर यहाँ पे लिख दो नेम इनपुट, और तुम जहाँ भी तुमने जिसके लिए तुमने ये लेबल यूज़ किया है उस वाले इनपुट बॉक्स को तुम एक नेम दे दो। नेम इज इक्वल्स टू नेम इनपुट, ठीक है। तो ये वाला जो लेबल है किसके लिए यूज़ हो रहा है, इट इज़ यूज फॉर नेम इनपुट, जिसका नाम जो है, जिस भी इनपुट फील्ड का नाम हमारे पास नेम इनपुट है इसके लिए हम यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। सिमिलर वे में तुम इसको अलग अलग जगह प्रोवाइड कर सकते हो। जैसे यहाँ पे लेबल यूज़ हुआ है तो यहाँ पे भी हम फॉर नेम पासवर्ड, जिसका नाम पासवर्ड है, उसके लिए आप ये वाली लेबल को यूज़ करिए, ठीक है। एंड ठीक सिमिलरली है। फॉर आप अदर के लिए यहाँ पे भी डाल सकते हो, इनके लिए भी डाल सकते हो, ठीक है। लेबल लिख दो यहाँ पे फॉर और यहाँ पे तुम डाल दो नंबर, क्योंकि इन सब का नाम क्या है, नंबर है ना हमारे पास, ठीक है। सिमिलर वे में तुम चेक बॉक्सेस में भी कर सकते हो। अगर मैं तुमसे क्वेश्चन पूछता हूँ, अगर मैं चेक बॉक्सेस में नाम जो है इन सब का सेम दे दूंगा तो क्या होगा? तो ये क्या कह रहे हो? तो ये मल्टी करेक्ट से सिंगल करेक्ट बन जाएगा। हाँ बिल्कुल सही। तो ये देखो, ये मैंने दिया, इनको सेम नाम दिया। अब इसको मैं नंबर की जगह दे रहा हूँ अल्फ़ाबेट, मैं लिख रहा हूँ अल्फ़ा, ठीक है। और यहाँ पे मैं इसको रन कर रहा हूँ, ये मैंने रन कर दिया। अब यहाँ पे देखो, इसको क्लिक किया, ये लेट्स चेक इट आउट, ये क्यों नहीं हुआ ये। मे बी वो सिंगल करेक्ट के लिए होता है, क्योंकि जिस भी हम टाइप रेडियो डालते हैं उसी के लिए होता होगा। रुको, लेट मी चेक। आई थिंक ये होना चाहिए, क्योंकि इस केस में भी जैसे कि आप देखो यहाँ पे, ठीक है, नेम जो है इन तीनों का हमने यहाँ पे सेम ही दिया है, जिसकी वजह से इनका जो फ्रूट्स वाला है ये सिंगल सेलेक्ट हो रहा है। एक काम करते हैं, किसी दूसरा HTML कंपाइलर को यूज़ करते हैं और वहाँ पे चेकआउट करते हैं।
व्हाट्स द इशू? ओके, हाँ ठीक है। तो एच मतलब बेसिकली अगर आप चेक बॉक्सेस को भी सिंगल करेक्ट करना चाहते हो तो उसके लिए आपको सी एस एस का यूज़ करना पड़ेगा, ऐसे कि इन्होंने इस केस में यूज़ कर रखा है। ठीक है, इन्होंने चेक किया कि अगर वो चेक्ड है तो उसको आपको फॉल्स करना है, कोई और पहले चेक्ड है। अदरवाइज़ आपको उस पर्टिकुलर अगर कोई से भी चेक्ड नहीं है तो उसको आप जो सिंगल चेक ऑप्शन है उसको आप चेक कर सकते हो। ठीक है, अब जैसे मैंने इसको चेक किया तो उसने चेक किया पहले की, और सारे में से इन तीनों में से इन दोनों में से कोई और चेक तो है नहीं। अगर वो चेक्ड नहीं है, अगर वो चेक था तो उसको अनचेक करो, अगर वो चेक नहीं था तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो सी एस एस की हेल्प से हम इस को परफॉर्म कर सकते हैं। बट अगर आप नेम सेम दे दोगे इस केस में तो इट विल बी नॉट बी पॉसिबल। ठीक है, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास इसके बारे में। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पे एक्शन के रिलेटेड ममा। एक्शन हमारे पास क्या होता है? एक्शन हमारे पास एक फॉर्म का एट्रीब्यूट है जो कि जब भी हम फॉर्म को सबमिट करेंगे तो उस केस में उस पेज को सबमिट मतलब उसका जो डेटा है वो कहाँ पे पोस्ट करना है, कहाँ पे उसको हमें देना है, उसका यूआरएल हम यहाँ पे डिफाइन करते हैं। ठीक है, एक्शन वाली एट्रीब्यूट के अंदर। और वो एक्शन वाला जो एट्रीब्यूट है वो कब काम करेगा, मतलब कि कब वो उस वाले यूआरएल को डेटा प्रोवाइड करेगा, जबकि सबमिट वाला बटन क्लिक होगा। ठीक है, तो हमने क्या किया यहाँ पे टाइप इनपुट टाइप इसी को सबमिट किया और उसकी वैल्यू हमने लिखी यहाँ पे सबमिट। तो वैल्यू यहाँ पे सबमिट करने का मतलब क्या है कि हमने इसका जो नाम है ना करेंटली वो यहाँ पे सबमिट लिखा हुआ है। अगर मैं इसकी जगह कर देता जैसे सपोज सेव चेंजेस सब, ठीक है, तो वैल्यू एट्रीब्यूट का काम कर रहा है जो इसका जो नाम है यहाँ पे, ठीक है, उसको सेट करने के काम में हमारे पास आ रहा है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे करता हूँ इस नेम को सपोज सबमिट करता हूँ, तो क्या करेगा जब मैं इस बटन पे क्लिक करूँगा तो हमारा जो ये एक्शन है, ठीक है, वो यहाँ पे पोस्ट मतलब जो हमारा डेटा है वो इस वाले यूआरएल पे चला जाएगा। ये मैंने किया सेव चेंजेस। ठीक है, योर इनपुट वॉज रिसीव्ड एज दिस। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने कुछ और नाम ऐड कर देता हूँ सपोज ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे हम फॉर्म को सबमिट कर सकते हैं। ठीक है, बट यहाँ पे इन्होंने इनकी तरफ से कुछ प्रॉब्लम आ रही है इसकी पेज में। इसकी बजाय यहाँ पे क्या शो होना चाहिए था हमारे पास कि हमने इस पर्टिकुलर डेटा को सबमिट किया है। लेट मी जस्ट चेक इट आउट कि कहाँ पे वो हमें दिखेगा। इसको चेकआउट करते हैं एक बार। ये दिख रहा है तुम्हें? ठीक है, इस हाँ। तरीके से इन्होंने क्या किया, जो भी डेटा इनके पास रिसीव हुआ वो इन्होंने यहाँ पे शो भी कर दिया कि क्या हमारे पास डेटा आया है। तो हमने कौन से वाले यूआरएल पे पोस्ट किया, इसको इस यूआरएल पे यूज़ किया। ठीक है, अभी आप याद रख लो बस इतना कि हमारे पास एक्शन नाम का भी एक एट्रीब्यूट होता है और एक मेथड नाम का भी एट्रीब्यूट होता है, जो कि हम आगे कभी समझेंगे, वो फॉर्म का एट्रीब्यूट ही होता है। ठीक है, और ये सब हमारे पास इनपुट, ये सब जो लेबल्स और इनपुट्स वगैरह हैं ये सब हम फॉर्म टैग के अंदर ही लिखते हैं। और फॉर्म किस लिए यूज़ होता है? हमारे पास सर्वर को डेटा सेंड करने के लिए यूज़ में लेते हैं हम। ठीक है, एक टारगेट एट्रीब्यूट भी होता है, वो जो तुम ऑलरेडी जानते हो कि ब्लैंक हो गया, सेल्फ हो गया, ठीक है, पेरेंट हो गया, टॉप हो गया, इस तरीके से कि कहाँ पे वो खुलना चाहिए। जैसे कि मैंने यहाँ पे सबमिट किया, अब क्योंकि यहाँ पे टारगेट एट्रीब्यूट हमारे पास ब्लैंक सेट था तो वो न्यू वाले टैब पे जाके खुल गया है। ठीक है, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं पहले भी। एक चीज़ तुमने यहाँ पे मेंशन करी कि जैसे कि हमने यहाँ पे इनपुट टैग के साथ भी हमने एक वैल्यू नाम का एक एट्रीब्यूट का यूज़ किया है। तो वैल्यू जो होती है वो इनपुट के पास भी होती है। ठीक है, वैल्यू वाला एट्रीब्यूट जो है वो इनपुट के पास भी होता है, टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट के पास भी होता है, टाइप इज इक्वल सबमिट के पास भी होता है। सबके पास एक वैल्यू नाम का एट्रीब्यूट होता है जो भी इनपुट टैग्स है हमारे पास। और वैल्यू क्या डिनोट करता है? चाहे तो आप इसको हटा के कुछ और लिख दो, जैसे आपने यहाँ पे ये लिख दिया। ठीक है, तो अब मैंने सबमिट किया तो अब जो वैल्यू गई वो हमारे पास हे हो गई।
पर जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू है, अगर आप पहले से कुछ देना चाहते हो, जैसे कि मैंने इसको रन किया तो यहाँ पे ऑलरेडी इनपुट फील्ड में जॉन लिखा हुआ आ रहा है, तो ये डिफ़ॉल्ट वैल्यू हम खुद से भी प्रोवाइड कर सकते हैं विद दी बाय सेटिंग दी वैल्यू एट्रीब्यूट। ठीक है, अगर मैं इसको यहाँ से हटा दूँ इस एट्रीब्यूट को, तो मेरे पास यहाँ पे ये खाली आ जाएगा। आ गया खाली? ठीक है। ठीक है, तो डिफ़ॉल्ट वैल्यू सेट करने के लिए तुम यहाँ पे वैल्यू एट्रीब्यूट दोगे फॉर द इनपुट फील्ड। ठीक है, नेक्स्ट वी टॉक अबाउट द मेथड एट्रीब्यूट ऑफ द फॉर्म। तो मेथड एट्रीब्यूट क्या होता है, हमारे पास दो चीज़ें होती हैं। ये बेसिकली एपीआईज, जो मैंने तुम्हें एक बार फर्स्ट लेक्चर में थोड़ा इंट्रोडक्शन दिया था, उससे रिलेटेड होता है। अभी तुम ये समझो, जैसे कि तुम्हारा ये फ्रंट एंड है और ये तुम्हारा है बैक एंड। ठीक है, एक है कि तुम्हारे फ्रंट एंड ने बैक एंड से कुछ डेटा लेना है। ठीक है, जैसे तुमने इनिशियली वेबसाइट को लोड किया, तो वेबसाइट को कहीं ना कहीं से डेटा चाहिए होगा ना, कि ऑलरेडी सेव डेटा क्या है या फिर हमें क्या शो करना है। तो वेबसाइट क्या करेगी, हमारे पास फ्रंट एंड जो है वो बैक एंड से हमारे पास डेटा लेगा। ठीक है, तो वो कैसे होती है हमारे पास, वो कहता है कि यार मुझे डेटा चाहिए। ठीक है, और बैक एंड इसको यहाँ से डेटा प्रोवाइड कर देता है। तो अगर वो मांगने की रिक्वेस्ट कर रहा है कि भाई मुझे डेटा चाहिए, तो उसको हम कहते हैं गेट रिक्वेस्ट। ठीक है, तो पहले इसने क्या किया, गेट किया, गेट करने की क्या करी, रिक्वेस्ट करी। दो टर्म होती हैं इसमें, रिक्वेस्ट और दूसरा होता है रिस्पॉन्स। ठीक है, दो टर्म है। ठीक है। मतलब एक तो हो गया कि भाई कुछ मतलब रिक्वेस्ट करना। ठीक है, इसने क्या किया, यहाँ पे कुछ मांगने की रिक्वेस्ट करी है। ठीक है, तो मांगने का मतलब क्या होगा वापस गेट, और रिक्वेस्ट मतलब कुछ, मतलब कुछ कह रहा हूँ मैं पीछे, मतलब सामने वाले को। ठीक है, तो उसके जो रिस्पॉन्स में जो डेटा भेजा, बैकएंड ने कुछ हमें डेटा भेज दिया, तो उसको हम कहेंगे कि भाई बैकएंड ने जो है रिस्पॉन्स दिया है अपना। ठीक है, दूसरा क्या होता है, सपोज तुमने फ्रंट एंड में यूज़र से कुछ डेटा लिया, नेम, ईमेल आईडी वगैरह वगैरह, और तुमने कहा कि बैकएंड में मुझे इसको सेव करवाना है। तो बैकएंड से तुमने रिक्वेस्ट करी, सेव करने की रिक्वेस्ट करी कि भाई बैकएंड तुम इसको अपने पास सेव कर लो। तो तुमने ये क्या किया, तुमने यहाँ पे ये करी रिक्वेस्ट, और बैकएंड ने तुम्हें कुछ रिस्पॉन्ड दिया और उसने तुम्हें कहा कि हाँ मैंने तुम्हारा डेटा सेव कर दिया है, तो वो हो गया यहाँ पे रिस्पॉन्स। अब ये जो रिक्वेस्ट है, ये किस तरह की रिक्वेस्ट है कि भाई कुछ मैंने डेटा बैकएंड को प्रोवाइड किया है। ठीक है, मैंने डेटा बैकएंड को प्रोवाइड किया है जो कि मैंने फॉर्म के थ्रू लिया था, तो इसको हम कहेंगे पोस्ट रिक्वेस्ट, POST। क्या कहेंगे हम इसको, पोस्ट रिक्वेस्ट। पोस्ट रिक्वेस्ट। पोस्ट का मतलब क्या है, जैसे पोस्टमैन हम चिट्ठी पोस्ट करते हैं, समझ रहे, तो वही समझ लो कि जैसे तुमने चिट्ठी को पोस्ट किया बैकएंड को। ठीक है, तो तुमने जो डेटा था उसको बैकएंड को पोस्ट किया और उसकी तुमने रिक्वेस्ट करी है, तो उसको कहेंगे हम किस टाइप की रिक्वेस्ट होगी, पोस्ट रिक्वेस्ट होगी। और उसके जो रिस्पॉन्स बैकएंड ने कर दिया कि हाँ यार मैंने तेरा जो डेटा जो है वो सेव कर दिया, सक्सेसफुल है या फेलियर हो गया। ठीक है, कुछ भी हो सकता है, समझ गए। ठीक है। तो ये थी दो तरह की रिक्वेस्ट। तो जो मेथड है हमारे पास, वो तुम्हारा हो सकता है यहाँ पे गेट हो सकता है, या फिर तुम्हारा मेथड हो सकता है हमारे पास पोस्ट। ठीक है, दो तरह के हमारे पास इसमें एट्रीब्यूट होते हैं, एक होता है गेट, एक होता है पोस्ट। इसका एग्जांपल देखते हैं हम यहाँ पे। अब जैसे ये है हमारे पास, दिस फॉर्म विल बी सबमिटेड यूजिंग द गेट मेथड। अब हमने इस फॉर्म को सबमिट किया विद द हेल्प ऑफ गेट मेथड। मैंने यहाँ पे इसको सबमिट किया और ये हमारे पास फॉर्म चला गया। ठीक है, तो अब ये तुम्हें दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि हमने यार गेट मेथड तो हमें कुछ मांगने के काम में नहीं आता, समझ रहे हो। तुमने कहा कि यार गेट मेथड जो है वो कुछ मांगने के काम में आता है और पोस्ट मेथड कुछ सेव करने के काम में आता है। ठीक है, तो ये हमने इतना समझा था। बट यहाँ पे हम पोस्ट मेथड, यहाँ पे हमारा पोस्ट मेथड यूज़ नहीं होना चाहिए था। तुम्हारे दिमाग में क्वेश्चन क्या आया होगा कि यार हमें तो, हम तो डेटा सेंड कर रहे हैं ना बैकएंड को कि भाई ये डेटा जो है वो तुम सेव कर लो, पर ज़रूरी नहीं है ऐसा हो। ठीक है, कभी कभी हम उनसे कहते हैं कि यार हमारे को इस पर्टिकुलर बंदे का डेटा चाहिए, तुम कैसे बताओगे डेटा कौन सा, किसका डेटा चाहिए तुम्हें, तो उसके लिए तुम यहाँ पे गेट मेथड यूज़ कर सकते हो। गेट मेथड ये बताएगा कि यार ये कुछ डेटा मांग रहा है, पर वो किस तरह का डेटा मांग रहा है उसको तुमने यहाँ पे फॉर्म में मेंशन किया हुआ है कि भाई मुझे फर्स्ट नेम जो है और इस लास्ट नेम का डेटा चाहिए।
ठीक है। और अगर तुम यहाँ पे लिखते पोस्ट, तो उससे क्या होता कि मैं बैकएंड को बता रहा हूँ कि यार ये जो फर्स्ट नेम और लास्ट नेम मैं तुम्हें भेज रहा हूँ इसको तुम सेव कर लो अपने पास, और अगर तुम्हें कुछ उसके बाद कुछ फर्दर क्वेरी परफॉर्म करनी है और उसका जो रिजल्ट है वो मुझे तुम अपने आप आके बता दो। ठीक है, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं गेट एंड पोस्ट रिक्वेस्ट। ठीक है, तो फॉर्म में हम दोनों तरह की चीज़ें यूज़ कर सकते हैं, गेट और पोस्ट भी। इसको हम डीपली अंडरस्टैंड करेंगे जबकि हम एपीआईज के बारे में समझेंगे, कितने तरह की रिक्वेस्ट होती हैं। ठीक है, अभी तो बस ये समझ लो कि दो तरह की हमारे पास होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है ऑटो कंप्लीट फीचर। ऑटो कंप्लीट फीचर क्या होता है, जैसे तुमने कभी कभी देखा होगा कि गूगल के अंदर हमारे पास हमने एक बार फॉर्म सबमिट किया तो हम कुछ यहाँ पे दोबारा उस फॉर्म में कुछ लिख रहे होते तो ऑटोमेटिकली वो बताता है कि यार ये रहा तुम्हारा, नीचे आया था लिखा हुआ कि यहाँ पे तुम्हारा नेम है, ये तुम्हारा ईमेल आईडी है ना। तुमने कभी कभी देखा होगा तो यूज़र नेम वगैरह डिफाइन करने में आ जाता है कि ये लो तुम्हारा यूज़र नेम, ये वाली जीमेल आईडी तुम यूज़ करते हो। ठीक है, तो उस तरीके से तुम यहाँ पे ऑटो कंप्लीट ऑन करके यहाँ पे रख सकते हो कि तुम फर्स्ट टाइम सबमिट करोगे तब तो कुछ नहीं होगा। ठीक है, fill in and submit the form, then reload the page and start to fill the form again and see how it auto complete work। ठीक है, समझ गए? ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया, एक बार यहाँ पे लिख दिया और यहाँ पे मैंने डाल दिया xyz@gmail.com। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे किया सबमिट क्वेरी। ठीक है, सबमिट हो गया। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे पेज को रीलोड करता हूँ। अब मैं यहाँ पे करता हूँ, दिख रहा तुम्हें नीचे लिखा हुआ आ गया नाम मेरा, हाँ, ये आ गया। अब मैंने कोई ईमेल आईडी डालनी है तो XYZ मैंने X डाला, अपने आप ये दिखा देगा कि यार ये रिकमेंडेड ईमेल आईडी हो सकती है। ठीक है, तो इसको तुम ऑटो कंप्लीट वाले टैग एट्रीब्यूट को यूज़ करके काम कर सकते हो। ठीक है, ये देखो हो गया। ये कोई इतना कोई इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट नहीं है, इसको तुम स्किप भी कर सकते हो। ठीक है, वैसे करता क्या है, व्हेन प्रेजेंट इट स्पेसिफाई दैट द फॉर्म डेटा शुड नॉट बी वैलिडेटेड व्हेन सबमिटेड। मतलब जो तुम डेटा जो एंटर किया है उसको तुम्हें ऐसे रीचेक नहीं करना। जैसे कभी कभी क्या होता है कि अब तुमने सपोज़ यहाँ पे तुमसे मैंने मांगा गया ईमेल आईडी। ठीक है, अब तुमने कुछ भी मेंशन कर दिया, सपोज़ तुमने ये ईमेल आईडी नहीं लिखी, तुमने सिर्फ ये लिख दिया, तो मुझे वैलिडेट करना पड़ेगा ना कि जो भी बंदा इस इनपुट फील्ड में एंटर कर रहा है कि वो एक्चुअली एक ईमेल आईडी की फॉर्म में है या नहीं है। ठीक है, ईमेल आईडी कैसे होती है, जैसे कि जो भी तुम्हारा नेम हो गया @gmail.com। ठीक है, यही होता है ना, @ लगाने के बाद ही फिर हम चेक करते हैं gmail.com। समझ रहे हो? इस तरीके का तुम्हारा इनपुट होना चाहिए। टाइप ऑफ द इनपुट को हम चेक कर सकते हैं इससे। इसमें हम नो वैलिडेट का मतलब क्या है कि हम इसको चाह रहे हैं कि इस वाले जो फॉर्म है, जो भी सबमिट डेटा हुआ है, इसको आप वैलिडेट ना करें। ठीक है, फॉर्म एलिमेंट तुम्हें मैंने ऑलरेडी बता दिया, एक बता दिया, इनपुट बता दिया मैंने तुम्हें, लेबल बता दिया। सेलेक्ट टैग क्या होता है उसको देख लेते हैं, टेक्स्ट एरिया को देख लेते हैं हमारे पास। ठीक है, ये दो हमारे पास इंपॉर्टेंट चीज़ है, एक सेलेक्ट टैग है, एक टेक्स्ट एरिया है। तो सेलेक्ट टैग हमारे पास ये होता है, जैसे कि तुम्हें ये दिख रहा है, इसको लेट मी जस्ट चेक इट आउट फर्स्ट। ये दिख रहा है ये, तो ये क्या होगा, हमारे पास एक ड्रॉप डाउन करके मेन्यू आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे तुम्हें मल्टीपल ऑप्शंस मिल जाएंगे, तुम सेलेक्ट कर सकते हो। जैसे तुमने ये सेलेक्ट कर लिया, ये सेलेक्ट कर लिया, तो इसको हम कहते हैं सेलेक्ट टैग। ठीक है, ये दिखता कैसे हमारे पास, सबसे पहले आप सेलेक्ट को ओपन करोगे, इसमें तुम इसका नेम दे सकते हो। ठीक है, इसकी आईडी दे सकते हो, इसकी वैल्यू भी दे सकते हो। ठीक है, करेंटली तुम्हें वैल्यू क्या है वो भी तुम यहाँ पे मेंशन कर सकते हो, जो कि डिफ़ॉल्ट सेट वैल्यू हो जाएगी। इसके बाद तुम यहाँ पे इसका ऑप्शन लिखोगे। ऑप्शन का मतलब क्या हो गया, जैसे पहला जो ऑप्शन है वो ये वाला, जैसे वॉल्वो तुम्हें दिख रहा है ये पहला ऑप्शन है। ठीक है, और तुमने क्या किया, यहाँ पे एक ऑप्शन का टैग ओपन किया, उसके अंदर वैल्यू डाल दी वॉल्वो। ठीक है, और यहाँ पे इसका नेम मेंशन कर दिया वॉल्वो, और इसको यहाँ पे क्लोज कर दिया। ठीक है, मैं चाहूँ तो इसका नेम डिफरेंट रख के वैल्यू कुछ भी रख सकता हूँ। वैल्यू मीन्स जब आप फॉर्म को सबमिट करोगे तो क्या जाना चाहिए, समझ रहे हो, उसको हम कहते हैं वैल्यू। ठीक है,
सेम केस विद भी हमारे पास हो जाएगा ऑप्शन के साथ में, ये दूसरा वाला ऑप्शन हो गया, ये तीसरा वाला हो गया, ये चौथा हो गया। ठीक है, अब मैं यहाँ पे एक बार सबमिट करके दिखाता हूँ। मैंने भेजा यहाँ पे, सपोज यहाँ पे भेज दिया वॉल्वो। ठीक है, सबमिट कर रहा हूँ यहाँ पे, तो कार्स इज इक्वल टू वॉल्वो गया। अगर मैं यहाँ पे इसका नाम कुछ और कर देता हूँ, V1 कर देता हूँ सपोज, अब मैं यहाँ पे रन करता हूँ। ठीक है, अब जो मुझे यहाँ पे जो नेम्स दिख रहे हैं, जो यहाँ पे चीज़ें दिख रही हैं, वो हमें ये वाली दिख रही हैं, वॉल्वो, SAB, ठीक है, OPEL, ये सब चीज़ें। अब मैंने वॉल्वो सेलेक्ट करके अब किया सबमिट। अब ये देखो वैल्यू क्या गई मेरी, सबमिट क्या हुई, V1 सबमिट हुई। ठीक है, तो ठीक है, दो ठीक चीज़ है। तो मैं यहाँ पे ऑब्जर्व करने को मिली। एक चीज़ तो होगी कि एक्चुअल वैल्यू जो जाएगी फॉर्म सबमिट होने पे, एक जो सिर्फ यूज़र को दिखाने के लिए जो नेम है वो ये है वॉल्वो। ठीक है, ठीक है। ओके, ये हो गया हमारे पास सेलेक्ट टैग के बारे में। नेक्स्ट अब हम देखते हैं मल्टीपल सेलेक्शंस के बारे में देखते हैं। ठीक है, मल्टीपल सिलेक्शन क्या है कि इसमें तुमने यहाँ पे सेलेक्ट टैग को ऐसे ओपन किया हुआ है। ठीक है, साइज तुमने 4 डाल रखा है और तुमने यहाँ पे सेलेक्ट टैग को ओपन किया हुआ है, और तुम इसमें यहाँ पे मल्टीपल सिलेक्शन कर सकते हो। कैसे करोगे, अब मैंने क्या किया हुआ यहाँ पे, ये ऑलरेडी ओपन है। ठीक है, मैंने एक पे क्लिक किया, दूसरे पे क्लिक कर रहा हूँ तो पहले वाला हट रहा है, तो मैं क्या करूँगा यहाँ पे अपने कंप्यूटर में यहाँ पे कमांड दबाऊंगा, कमांड। ठीक है, कमांड हो गया, या फिर तुम्हारे में कंट्रोल दबाओगे, तो कंट्रोल दबा के जब तुम क्लिक करोगे तो मल्टीपल तुम सेलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, ये लिख रहा है कंट्रोल ऑन ठीक है। विंडोज़ एंड कमांड ऑन मैक। तो इस तरीके से मैं यहाँ पे दो सब सेलेक्ट कर लेता हूँ और सबमिट कर लेता हूँ, तो ये हमारे पास यहाँ पे दो चीज़ें चली गई हैं। ठीक है, ठीक है। तो ये हो गया किसकी हेल्प से हुआ, ये मल्टीपल की वजह से हुआ। इसमें हमने साइज़ मेंशन कर दिया कि भाई कितने साइज़ का है, इसमें 4 ऑप्शन है हमारे पास यहाँ पे। ठीक है, टेक्स्ट एरिया के बारे में डिस्कस करते हैं। टेक्स्ट एरिया क्या होता है, ये एक इनपुट फील्ड का ही लार्जर वर्जन है। ठीक है, जिसमें कि आप चाहते हो कि मल्टीपल इनपुट फील्ड, बेसिकली हमारे पास जनरली हम यूज़ करते हैं सिंगल लाइन के लिए, कि जब हमारे पास कंटेंट जो है वो सिंगल लाइन का ही कंटेंट है तो हम यूज़ करेंगे इनपुट फील्ड को। और अगर आप यूज़ करोगे टेक्स्ट एरिया को तो इसमें आप मल्टीपल लाइंस भी लिख सकते हो, पैराग्राफ लिख सकते हो कुछ भी। ठीक है, विद स्पेसेस, विद नेक्स्ट लाइन, इस तरीके से ना, और फिर सबमिट कर सकते हो। ठीक है, तो इनपुट फील्ड के टेक्स्ट एरिया के अंदर हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा, एक तो नेम हम मेंशन कर सकते हैं, इसकी आईडी दे सकते हैं, क्लास दे सकते हैं, जो भी कॉमन एट्रीब्यूट्स होते हैं सीएसएस में हम वो यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं इस पर्टिकुलर टैग के लिए। यहाँ पे मैंने मिल गया रोज़। रोज़ का मतलब क्या हो गया, कितना इसका बेसिकली साइज़ होना चाहिए। इसमें यहाँ पे बेसिकली 10 रो तुम्हें देखने को मिल जाएगी। ये बिहाइंड द सीन के काम चल रहा है, बस तुम्हें साइज़ मेंशन तुम यहाँ पे कर सकते हो कि भाई 10 रो होनी चाहिए और यहाँ पे 30 कॉलम होने चाहिए। अब मैं इसको सपोज करता हूँ 300 कॉलम कर देता हूँ, तो ये देखो एक्सटेंड हो गया ना ये कॉलम की फॉर्म में। ठीक है, अगर मैं रोज़ इंक्रीज़ करता हूँ, सपोज मैं करता हूँ 20 रोज़, तो ये देखो नीचे से एक्सटेंड हो गया। ठीक है, इस तरीके से हम यहाँ पे काम कर सकते हैं। तो रोज़ की फॉर्म में तो तुम मेंशन कर सकते हो कि भाई जो नेक्स्ट लाइन में जा रहा है, इस तरीके से तुम यहाँ पे 20 लाइन में जा सकते हो टोटल। ठीक है, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारे पास टेक्स्ट एरिया एट्रीब्यूट। टेक्स्ट एरिया एट्रीब्यूट जरूरी नहीं है कि तुम्हें फॉर्म के अंदर ही लिखना, बिना फॉर्म के भी तुम यूज़ कर सकते हो। बट अगर तुम्हें सबमिट करना है, डेटा को बैकएंड को भेजना है, तो तुम उसके लिए यहाँ पे इस चीज़ को मेंशन करोगे। ठीक है, फॉर्म के अंदर फॉर द फ्रंट एंड। इसमें तुम विड्थ और हाइट देके भी स्टाइल को डिफाइन कर सकते हो और उसका साइज वगैरह एडजस्ट कर सकते हो। ठीक है, एक तुम्हें मैं एट्रीब्यूट तुम्हें और समझाता हूँ। ये बेसिकली तुम ये समझ लो कि बटन जो होते हैं हमारे पास, बटन हो गया या फिर इनपुट टाइप इज इक्वल टू बटन हो गया या कुछ भी हो गया, सबके पास एक ऑन क्लिक नाम का एक एट्रीब्यूट जरूर होता है। ऑन क्लिक मतलब कि जब भी तुम उस पर क्लिक करोगे, जैसे ये तुम्हारे पास ये एक H2 वाला एलिमेंट है। ठीक है, जैसे इस पर तुमने क्लिक किया तो तुम्हें अब क्या है कि तुम यहाँ पे क्लिक कर रहे हो अपने माउस से, तो तुम्हें यहाँ पे एक इवेंट फायर करना पड़ता है। ठीक है, अगर तुम चाहते हो कि रिकॉर्ड करूँ मैं कि कहाँ कहाँ पे क्लिक्स हो रहे हैं, उसके लिए तुम ऑन क्लिक नाम के एट्रीब्यूट को यूज़ कर सकते हो। ठीक है, ऑन क्लिक नाम का एट्रीब्यूट हमने करंटली बटन पे लगाया है अभी। ठीक है, तो बटन पे ऑन क्लिक इज इक्वल्स टू, यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, यहाँ पे मैंने एक जावास्क्रिप्ट के फंक्शन को कॉल किया है जिसका नाम है अलर्ट, और उसके अंदर मैं स्ट्रिंग पास कर रहा हूँ। अलर्ट एक बहुत ही ज़्यादा कॉमन फंक्शन है, बहुत ज़्यादा बेसिक फंक्शन है। ठीक है, इससे क्या होता है कि तुम्हारे पास यहाँ पे एक विंडो पे ना एक ऊपर से बॉक्स सा आ जाएगा जहाँ पे कुछ तुमने जो भी इंपॉर्टेंट मैसेज लिखा है वो तुम्हें यहाँ पे शो हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे तुमने लिखा हुआ है हेलो वर्ल्ड, तो मैं क्या करता हूँ, इस पर क्लिक करता हूँ। क्लिक करने पे
यहाँ पे तुम्हें एक हेलो वर्ल्ड नाम का एक अलर्ट शो हो गया, ठीक है। जैसे क्रोम ब्राउज़र में तो क्या होता है कि वो ऊपर की तरफ आता है, ये मौजिला हम यूज़ कर रहे हैं तो इसमें यहाँ पे सेंटर में आ रहा है हमारे पास, ठीक है। तो तुम्हें कोई एरर शो करनी है कि भाई ये तुम्हारा गलत ऑप्शन तुमने सेलेक्ट किया है, या फिर तुम्हें यहाँ पे कोई एरर आ रही है, तो तुम उसको अलर्ट बॉक्स के थ्रू भी शो कर सकते हो, ठीक है। अब मैं तुम्हें सपोज़ यहाँ पे लगा के दिखाता हूँ, इस पे अलर्ट लगा के दिखाते हैं एक बार। तो यहाँ पे हमने ऑन क्लिक लिया, इसको यहाँ पे कॉपी किया और यहाँ पे इसको पेस्ट कर दिया और इसको हमने यहाँ पे रन किया। अब यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, इस पर क्लिक कर रहा हूँ, ठीक है। इस पर क्लिक करने पे भी हेलो वर्ल्ड हमारे पास शो हो गया, ठीक है। तो ऑन क्लिक नाम का एट्रीब्यूट सभी के सभी टैग्स के पास होता है, ठीक है। सभी मतलब ठीक है। ऑलमोस्ट सभी टैग्स के पास होता है। ये नहीं कि भाई आप बी आर टैग पे ऑन क्लिक लगा रहे हो या फिर हॉरिजॉन्टल रूल एच आर टैग पे भी ऑन क्लिक लगा रहे हो। मतलब मेजरली जो डिव टाइप एलिमेंट्स है जो कि कुछ एरिया ऑक्यूपाई कर रहे हैं, उन पे तुम लगा सकते हो, उनके पास जनरली होता ही है। वरना तुम फर्दर लिस्ट चेक कर सकते हो कि भाई इसके पास कौन कौन से एट्रीब्यूट्स अवेलेबल हैं, वो भी तुम्हें वहाँ पे देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो ये बेसिकली फील्ड सेट एट्रीब्यूट है जिसमें कि तुम इसका एरिया डिफाइन कर सकते हो कि भाई ये इतना एरिया में आना चाहिए। ये ज़्यादा कोई यूज़ होता नहीं है, बट तुम फिर भी देख सकते हो कि फील्ड सेट तुमने डिफाइन किया और तुमने यहाँ पे लेजेंड लिख दिया और यहाँ पे तुम इसका एक तरह से हेडिंग डिफाइन कर रहे हो एक तरह से, ठीक है। और तुमने इसका ये बॉक्स सा बन गया स्ट्रक्चर, ये कोई यूज़ ज़्यादा आता नहीं है। डेटा लिस्ट भी कोई ऐसे कोई खास यूज़ नहीं आती, ठीक है। जैसे तुम्हें यहाँ पे दिख रहा है ये मैं टाइप कर रहा हूँ, एफ टाइप कर रहा हूँ, तो जो इनमें से जो ऑप्शंस होंगे ना वो मुझे बता देगा कि कौन कौन से अवेलेबल ऑप्शंस हैं। तो मैंने डाला ऐसे फायरफॉक्स, तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ गया, ठीक है। इस तरीके से मैं कुछ और चीज़ें बताता हूँ, मैं क्रोम डालता हूँ तो ऑटोमेटिकली वो मुझे सजेस्ट कर देगा कि तुम क्रोम में, मतलब एक तरह से सर्च जो होता है ना, सर्च वाला फीचर जो हो गया, वो तुम इससे डेटा लिस्ट से इम्प्लीमेंट कर सकते हो छोटा छोटा। मतलब ये कोई मेजरली सर्च करने के काम में नहीं आएगा, बट फॉर दी स्मॉल एप्लीकेशन परस्पेक्टिव तुम इस चीज़ को यूज़ कर सकते हो, ठीक है। इतना कोई यूज़ नहीं आता ये, ठीक। इट्स रेयर रेयर केस है, ठीक है। दैट्स ऑल। इनपुट टैग बहुत सारे तरह के हो सकते हैं। बटन्स हमने देख लिए, चेक बॉक्स देख लिया हमारे पास। कलर वाला क्या होता है, कलर पिकिंग के लिए यूज़ आता है हमारे पास, ठीक है। डेट वाला भी होता है हमारे पास, डेट टाइम लोकल भी होता है। ईमेल, जिसमें तुम चाहते हो कि स्पेसिफिकली ईमेल एंटर हो, तो वो ऑटोमेटिकली उसको वैलिडेट कर लेगा कि ये ईमेल एंटर है या नहीं है। तुम्हें फाइल अपलोड करवानी है तो तुम टाइप इज इक्वल टू फाइल यूज़ करोगे। इनपुट टाइप इज इक्वल टू हिडन, मतलब कि वो दिखेगा ही नहीं तुम्हें, हालांकि वहाँ पे विजिबल, वहाँ पे वो होगा, तुमने टैग यूज़ कर रखा होगा HTML के केस में, पर वो शो नहीं होगा UI में, ठीक है। टाइप इज इक्वल टू इमेज, अगर तुम्हें इमेज अपलोड करवानी है तो, ठीक है। मंथ तुम्हें लेना है, नंबर तुम्हें लेना है, नंबर भी काफ़ी बार यूज़ होता है, ठीक है। पासवर्ड तुम्हें लेना है, रेडियो बटन है, ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं, पासवर्ड रेडियो बटन। रेंज वाला भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है कि मेरे को भाई यहाँ से यहाँ तक की वैल्यूज में बीच में चाहिए, ठीक है। रीसेट करना है तो वो भी होता है, सर्च करने के लिए भी होता है, सबमिट। टेलीफोन नंबर अगर तुम्हें एंटर करवाना है, TEL लिख के, तुम चाहते हो कि भाई 10 डिजिट का, वो अपने आप वेरिफिकेशन कर लेगा कि भाई ये 10 डिजिट का होना चाहिए, ठीक है। वो सब वेरिफिकेशन जो होगी वो टेल, इनपुट टाइप इज इक्वल टू टेल ऑलरेडी हैंडल कर लेता है अपने आप, ठीक है। टाइप हमने देख लिया, टाइम देख लिया, टेक्स्ट देख लिया, टाइम देख लिया। URL मतलब जो सिर्फ अलाउ करेगा URL को ही ओनली, ठीक है। वीक को अलाउ करेगा, ठीक है। इस तरीके के हमारे पास बहुत सारे हो जाते हैं। सबमिट हम देख चुके हैं, ठीक है। टाइप हो गया, रीसेट, जैसे इन दोनों को क्या क्या रीसेट कर देगा, इन दोनों को, जो भी दोनों इनपुट्स हैं हमारे पास, इन दोनों को क्या करेगा, रीसेट कर देगा। ये मैंने क्लिक किया रीसेट पे, ठीक है। जो भी इसकी इनिशियल वैल्यू थी वो उस पर आ गया, मैंने इसको चेंज किया, मैं कहता हूँ रीसेट, ठीक है। इनिशियल वैल्यू क्या थी इनकी, जो भी हमने डिफ़ॉल्ट लिखा हुआ था जॉन और यहाँ पे डो, ठीक है। इस पर ये रीसेट कर रहे हैं, ठीक है। रेडियो हम ऑलरेडी देख चुके हैं, चेक बॉक्स देख चुके हैं, बटन्स हम ऑलरेडी देख चुके हैं, टाइप इज इक्वल टू बटन। कलर हम देख लेते हैं, तो ये मैंने इस पर क्लिक किया, यहाँ पे नीचे मेरे को दिख रहा है ये ऑप्शन आ गया चूज़ करने का, ये किया मैंने सबमिट, ठीक है। तो यहाँ पर सबमिट हो गया इसका हेक्स कोड इस पर्टिकुलर कलर का, ठीक है। ठीक है। और टाइप डेट हो गया हमारे पास, ठीक है। जैसे हम चाहते हैं कि डेट की फॉर्म में एंटर करवाएं, अपने आप कैलेंडर आया था ना, देखो ये कैलेंडर आ गया अपने आप ही, ठीक है। चाहते हो कि मंथ सेट करना, तो यहाँ पे तुम इस तरीके से कर सकते हो, ठीक है। और इसके बाद तुम कुछ और सेट करना चाहते हो, जैसे सपोज ईयर सेट करना चाहते हो तुम,
तो ये तुम्हारे पास ईयर भी आ गया। ये बेसिकली क्या होगा, ये जो लेआउट दिख रहा तुम्हें दिख रहा है ना, ये हर एक ब्राउज़र के अकॉर्डिंग होता है। जैसे तुम्हें मोज़िला में कुछ इस तरीके से दिख रहा है, हो सकता है तुम्हें क्रोम कुछ अलग तरीके से दिखे, ठीक है, क्योंकि क्रोम कुछ अलग एक HTML का कोई कॉन्सेप्ट या वर्जन यूज़ कर रहा हो, ठीक है, इस तरीके से। ये हो गया मिन मैक्स, होता है दो एट्रीब्यूट होते हैं मिन मैक्स। तो तुम डिफाइन कर सकते हो कि भाई मिनिमम वैल्यू क्या रहनी चाहिए, या फिर डेट की फॉर्म में भी डिफाइन कर सकते हो कि मिनिमम मैक्सिमम डेट जो है वो आप इतनी एंटर कर सकते हो। जैसे कि बोलते हैं ना, सपोज 18 साल से ऊपर का ही यूज़र को हम रजिस्टर करेंगे, तो तुम उसमें मेंशन कर सकते हो, कोई पर्टिकुलर ईयर मेंशन कर सकते हो कि भाई इस ईयर के बाद वाले यूज़र ही अलाउड है, या फिर इस ईयर से पहले पहले वाले यूज़र्स ही अलाउड है, ठीक है। वो सब तुम मिन मैक्स सेट करके काम कर सकते हो, ठीक है। डेट टाइम लोकल, ठीक है। जैसे तुम्हें टाइम डालना है, ठीक है, डेट तुम्हारा हो गया, ये सब हो गया, ठीक है। फिर तुम यहाँ पे टाइम एंटर कर सकते हो, ठीक है। तो तुम इस तरीके से सारे के सारे काम कर सकते हो डेट टाइम लोकल के अंदर। और ईमेल वाले में सिर्फ तुम ईमेल एंटर कर पाओगे। जैसे मैंने यहाँ पे कुछ भी लिख दिया, अब मैंने सबमिट किया तो वो कह रहा है कि भाई ये इनवैलिड ईमेल है तुम्हारा, मतलब ईमेल एंटर करिए, ठीक है, ईमेल। अब यहाँ पर टाइप इज इक्वल्स टू फाइल हो गया, तो अपलोड करने का ऑप्शन आ जाएगा, जैसे दिख रहा है ये अपलोड करने का ऑप्शन के लिए मेरा उसने ब्राउज़र से लोकल की जो सिस्टम था, फाइल सिस्टम था, उसको खोल दिया और अपलोड करने के लिए कह रहा है वो फाइल को, है ना। तो वो टाइप इज इक्वल्स टू फाइल के थ्रू हो जाएगा। टाइप इज इक्वल्स टू हिडन, मतलब कि वो आपको दिखेगा नहीं, बट वो अवेलेबल होगा। जैसे कि इसमें हमारे पास टेक्स्ट वाला तो अवेलेबल है, यहाँ पे दिख रहा है हमें, बट जो हिडन वाला है वो यहाँ पे हमें शो नहीं हो रहा। पर अगर आप सबमिट करोगे तो इसकी जो हिडन वाली जो वैल्यू है ना, ये भी हमारे पास जाएगी बैकएंड के अंदर, ठीक है। ऐसे मैंने सबमिट किया तो ये देखो, ये वाली वैल्यू जो है ये चली गई, ठीक है। ठीक है। टाइप मंथ, मंथ सेलेक्ट करने का काम आएगा। नंबर, नंबर में सिर्फ तुम नंबर ही डाल सकते हो, ABCD कुछ भी नहीं डाल सकते। तो तुम उसमें यहाँ पे दो एट्रीब्यूट मिन मैक्स वाले भी दे सकते हो, जैसे कि तुमने कह दिया कि भाई नंबर जो तुम एंटर करोगे वो 1 होना चाहिए और मैक्सिमम 5 हो सकता है, ठीक है। और रेंज में तुम यहाँ पे रेंज मेंशन कर सकते हो कि मिनिमम, जैसे ये दिख रहा है, ये स्लाइडर तुम्हारे पास आ जाएगा ये वाला बना हुआ, ठीक है। ठीक है। और टाइप इज़ इक्वल्स टू सर्च, ठीक है। तो उसमें तुम यहाँ पे कुछ भी डाल के सर्च कर सकते हो, ठीक है। बेसिकली एक तरह से तुम इनपुट ले रहे हो एक तरह से सर्च करने के लिए, ठीक है। TEL का मतलब टेलीफोन नंबर, ठीक है। जो भी तुमने यहाँ पे मेंशन किया कुछ इस फॉर्म में तुम यहाँ पे डाल सकते हो, ठीक है। जैसे मैंने कुछ भी डाला यहाँ पे सबमिट किया तो उसने कहा कि भाई मैच द रिक्वेस्टेड फॉर्मेट, की मतलब 3 ये आने चाहिए, फिर डैश आना चाहिए, फिर 45 आना चाहिए, फिर दो दो डिजिट आ सकते हैं, फिर उसके बाद ये हो सकता है हमारे पास, ठीक है। इन्होंने यहाँ पे एक पैटर्न फॉर्म कर रखा है, पैटर्न का एट्रीब्यूट दे रखा है, तो वो आपके इस पैटर्न से मैच होगा तभी वो आपका एक वैलिड नंबर कहलाएगा, अदरवाइज इट इज़ नॉट वैलिड। ये हमारे पास रेगुलर एक्सप्रेशन होते हैं। इसको हम जब हम इसका यूज़ कहीं पे आएगा तो रेगुलर एक्सप्रेशंस को हम समझेंगे कि किस तरीके से आप मैच करवा के किसी भी पैटर्न में से, किसी भी पैराग्राफ में से कोई एक पर्टिकुलर पैटर्न के टेक्स्ट को निकाल सकते हो, ठीक है। वो होते हैं रेगुलर एक्सप्रेशन के थ्रू होते हैं। ये हम रेगुलर एक्सप्रेशन सभी लैंग्वेजेस में प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि तुम्हारी जावा में भी हो गया, जावा स्क्रिप्ट में हो गया, हर लैंग्वेज में तुम्हें रेगुलर एक्सप्रेशन देखने को मिलेंगे और ऑलमोस्ट सेम सही काम करते हैं हर जगह, ठीक है। टाइप इज इक्वल टू URL, तो सिर्फ URL एंटर कर सकते हो तुम, वीक में वीक हो गया, ठीक है। इस तरीके से हमारे पास ये हो जाएगा। और फर्दर इन्होंने एट्रीब्यूट बता रखे हैं। वैल्यू एट्रीब्यूट हम ऑलरेडी देख चुके हैं, ठीक है। रीड ओनली एट्रीब्यूट क्या होता है कि वो तुम्हारे को इनपुट फील्ड जो है ना तुम्हारा, उसमें तुम्हें टाइप नहीं करने देगा। वो तुम्हें कहेगा कि भाई ये सिर्फ रीड ओनली है, कि इसको तुम सिर्फ पढ़ सकते हो, जो भी चीज़ लिखी हुई है, टाइप नहीं कर सकते, ठीक है। डिसेबल्ड क्या है कि हम तुमने उसको डिसेबल ही कर दिया एक तरह से, कि वो हालांकि थोड़ा ग्रेड आउट सा दिख रहा है कि भाई यहाँ पे तुम टाइप नहीं कर सकते, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि इसको डिसेबल्ड हमने कर दिया है, ठीक है। ठीक है। ठीक है। नेक्स्ट हो गया तुम्हारे पास साइज़। साइज़ एट्रीब्यूट तुम डिफाइन कर सकते हो कि भाई कितना बड़ा होना चाहिए, ठीक है। इस तरीके से कि भाई 50 इसका साइज़ हो गया तो थोड़ा ज़्यादा बड़ा हो गया, 4 इसका साइज़ होगा छोटा हो गया। मैक्सिमम लेंथ हो गया, मिनिमम मिन मैक्स एट्रीब्यूट हमने ऑलरेडी देख लिया, मल्टीपल हमने देखा था सेलेक्ट वाले उसमें। और इसके साथ मल्टीपल एट्रीब्यूट हमारे पास इनपुट टाइप इज इक्वल टू फाइल में भी सेलेक्ट होगा, ठीक है, हो सकता है। इससे क्या होता है हमारे पास करेंटली, अगर तुमने सिर्फ इनपुट टाइप इज इक्वल टू फाइल यूज़ किया है तो उस केस में तुम सिर्फ एक ही फाइल को अपलोड कर पाओगे। अगर तुमने मल्टीपल यूज़ किया है तो तुम मल्टीपल फाइल्स को अपलोड कर सकते हो, ठीक है। अपलोड कैसे करते हैं वो तुम जब बैकएंड को सीखोगे या फिर रिएक्ट सीखोगे या फिर कोई पर्टिकुलर लाइब्रेरी वगैरह सीखोगे तो उसमें तुम्हें
अपलोड करने का तरीका सिखाया जाएगा, ठीक है, कि किस तरीके से फाइल को अपलोड करना है। बट फाइल के अपलोड करने का ऑप्शन देना इन दी फॉर्म ऑफ टैग, वो तुम HTML में सीखते हो, ठीक है। पैटर्न एट्रीब्यूट, पैटर्न मैंने तुम्हें बताया कि भाई रेगुलर एक्सप्रेशन हम यूज़ करते हैं इसके अंदर, ठीक है। प्लेस होल्डर हमारे पास ये होगा कि भाई प्लेस होल्डर क्या होता है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट है। ये कैसे बेसिकली क्या होता है कि तुम जब इनिशियली तुम्हें कुछ बताना है कि इस टाइप का फॉर्मेट रहने वाला है तुम्हारे नेम का या किसी नंबर का, तो तुम उसमें प्लेस होल्डर दे सकते हो जो कि ग्रेड आउट फॉर्म में होगा। ये कोई एक्चुअल वैल्यू नहीं है, जैसे तुम टाइप करना स्टार्ट करोगे तो ये ऑटोमेटिकली वहाँ से हट जाएगा, ठीक है, उसको हम कहते हैं प्लेस होल्डर, समझे। ठीक है। प्लेस होल्डर इज इक्वल टू हमने ये लिखा है, तो अभी ये तुम्हें ग्रेड आउट फॉर्म में दिख रहा है, जैसे तुम इसमें टाइप करना स्टार्ट करोगे तो अपना आप हो जाएगा। तो बता, हमने इसको सिर्फ यूज़ इसलिए करते हैं ताकि हम यूज़र को बताएं कि आपको इस टाइप का या फिर इस इस फॉर्मेट पैटर्न में। का, हाँ इस फॉर्मेट का तुम्हें चीज़ें एंटर करनी है इस इनपुट फील्ड में, ठीक है। रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट का मतलब क्या होता है कि भाई कंपलसरी है, अगर आप इसके बिना फॉर्म को सबमिट करोगे, इसमें सबमिट करता हूँ, मैंने कुछ स्टार डाला नहीं है, ये रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट है स्टार मेरे लगा पास। हुआ आता क्या कह रहे हो? है, स्टार लगा हुआ आता है ना गूगल फॉर्म में। हाँ स्टार लगा हुआ आता है, वो कंपलसरी। वही सेम कॉन्सेप्ट है इसमें। यहाँ पे तुम मेंशन कर दो, यहाँ पे मैं स्टार और लगाता हूँ, ठीक है। तो इस तरीके से तुम्हें आ गया यहाँ पे स्टार, यहाँ पे आप यूज़र नेम पे स्टार लगा दो ताकि वो दिख जाए यूज़र को कि भाई रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट है ये। जैसे मैंने इस पर क्लिक किया तो मैंने कुछ एंटर नहीं किया, तो ऑटोमेटिकली इसने यहाँ पे इसके नीचे मेरे को एरर आनी चाहिए, ठीक है, वो यहाँ पे एरर कहीं ना कहीं शो हो जाएगी, ठीक है, कि भाई प्लीज़ एंटर दिस फील्ड, दिस इज़ रिक्वायर्ड। अब मैं यहाँ पे कुछ डाल के इसमें सबमिट करता हूँ तो ये सबमिट होगा, ठीक है। इसका मतलब होता है रिक्वायर्ड वाली एट्रीब्यूट से। स्टेप एट्रीब्यूट में ये होता है कि भाई यहाँ पे ये देखो, यहाँ पे कुछ भी तुमने एंटर किया, 1 एंटर किया, ठीक है, इसके बाद मैं यहाँ पे एरोस पे क्लिक करूँगा, देखो यहाँ पे, ठीक है, तो वो उसको कितने वैल्यू से बढ़ाएगी, उसको 3 वैल्यू से वो बढ़ाएगी। बेसिकली उसका जो काउंटिंग है वो 3 से चालू होगी, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा, मैं यहाँ पे इसको इंक्रीज़ करता हूँ तो वो 3 से काउंटिंग चालू करेगी, फिर 3 से बढ़ाएगी वैल्यू को, फिर 3 से बढ़ाएगी, फिर 3 से बढ़ाएगी, इस तरीके से। ठीक है। तो वो तो स्टेप हो गया हमारे पास यहाँ पे, ठीक है। ऑटो फोकस, ऑटो फोकस हमारे पास ये हो गया ना, जब भी तुम फॉर्म को खोलोगे तो ऑटोमेटिकली तुम्हें एक फील्ड ऐसी दिखेगी जिसको कि मतलब ऐसे हाईलाइटेड फॉर्म में दिखेगी, ठीक है, उसको हम कहते हैं ऑटो फोकस, ठीक है। मैंने रन किया इसको, ठीक है, अब मैं इसको लोड करता हूँ तो ऑटोमेटिकली जैसे लोड हुआ वो ऑटो फोकस की फॉर्म में हमें यहाँ पे दिख गया, ठीक है। हाइट और फिर तुम ऑलरेडी जानते ही हो। लिस्ट मतलब डेटा लिस्ट तुम ऑलरेडी जानते हो कि भाई क्या बोलते हैं, ऑप्शन जब हम उसमें डालते हैं ना कि भाई टाइप करेंगे कुछ भी तो हमारे पास वो ऑटोमेटिकली आ जाए, ठीक है। तुम उसमें यहाँ पे मेंशन करोगे लिस्ट इज इक्वल्स टू ब्राउजर्स, तो आईडी कौन सी है यहाँ पे ब्राउज़र, हमने सेम आईडी यहाँ पे रखी है इन दोनों की, तो उसमें जब भी हम टाइप करेंगे तो ये वाले ऑप्शंस ऑटोमेटिकली नीचे यहाँ पे शो होने लग जाएंगे, ठीक है। ऑटो कंप्लीट हमने देख ही लिया था, तो ये हो गया हमारे पास। ठीक है। अब फॉर्म के एट्रीब्यूट हम देख रहे हैं, एक हमने एक्शन देख लिया था, ठीक है, आईडी भी दे सकते हो आप फॉर्म को, ठीक है। फॉर्म एक्शन, ठीक है, इसमें तुम फॉर्म एक्शन यूआरएल में तुम बता सकते हो, वैसे तो सबमिट करोगे तो बाय डिफ़ॉल्ट ये वाला जो बटन है इसमें सपोज यहाँ पे देखो एक केस है, यहाँ पे 2 बटन है, एक बटन ये तुमने यहाँ पे मेंशन किया, नीचे एक और बटन मेंशन किया। पहले बटन से तुम चाह रहे हो कि यार फॉर्म जो है वो इस वाले यूआरएल पे पोस्ट हो जाए या फिर इस वाले यूआरएल पर डेटा अपना भेजे, और दूसरे वाले सबमिट बटन में तुम चाह रहे हो कि यार ये इस वाले यूआरएल पे ना भेज के इस पर्टिकुलर यूआरएल पे भेजे, ठीक है। तो इसके लिए हम यहाँ पे फॉर्म एक्शन नाम का एक एट्रीब्यूट यूज़ कर रहे हैं और इस वाले इनपुट बटन को बता रहे हैं कि तुम्हें जो भी सबमिट करना है डेटा, जो भी तुमने यहाँ पे इकट्ठा किया है इनपुट फील्ड से, वो तुम इस वाले यूआरएल पे भेजिए, ठीक है। एग्जांपल देख लेते हैं, यहाँ पे ये किया मैंने, यहाँ पे ये किया और यहाँ पे सबमिट किया, ठीक है, तो यहाँ पे इस पे चला गया ये। और अगर मैं करता हूँ इसमें यहाँ पे सबमिट एज एडमिन, तो अब ये देखो ये दूसरे यूआरएल पे हमारे पास जाके हो गया पोस्ट, ठीक है, ठीक है। फॉर्म एक्शन नाम के एट्रीब्यूट की हेल्प से। फॉर्म एनक्रिप्ट में बेसिकली हम क्या करते हैं, जो भी हम डेटा भेज रहे हैं फॉर्म में ना, उसको हम एनक्रिप्ट करके भेजते हैं ताकि कोई इसको रीड ना कर पाए एनक्रिप्टेड फॉर्म में, ये सर्वर पे पहुंच के ही डिक्रिप्ट हो, बट उससे पहले उसको कोई भी बंदा उसको एनक्रिप्ट ना कर पाए। इसके लिए हम यहाँ पे फॉर्म एनक्रिप्ट हम यूज़ करते हैं, मल्टी पार्ट फॉर्म डेटा हम ऐसे करके लिखते हैं एट्रीब्यूट के अंदर, ठीक है।
तो ये हम इस जैसे तरीके से, व्हाट्सएप में होता है। हाँ जैसे अब ये मैंने भेजा यहाँ पे, ये मैंने यहाँ पे सिंपल सबमिट किया विदाउट विदाउट एनक्रिप्ट, तो हमारे पास ये बिल्कुल ऐसे टेक्स्ट के फॉर्म में गया। अब मैं इसको करता हूँ, ये मैंने डेटा लिया और इसको हम करता हूँ सबमिट विद एनक्रिप्शन। तो अब ये देखो ये एनक्रिप्ट होके किसी एक पर्टिकुलर फॉर्मेट में जाके गया है डेटा, ठीक है। तो इसको जब आप डिक्रिप्ट करोगे तभी आप इसकी जो डेटा है वो आप निकाल सकते हो, समझ रहे हो। ठीक है। फॉर्म मेथड एट्रीब्यूट ये हमने गेट के बारे में देख लिया था, ठीक है। यहाँ पे देखो गेट और पोस्ट के बारे में समझाया गया है, मैंने तुम्हें ऑलरेडी बताया था पहले, ये फर्स्ट नेम ये लास्ट नेम। मैंने यहाँ पे किया सबमिट यूजिंग गेट, ठीक है, तो हमारे पास ये चला गया। और तुम अगर करते हो सबमिट यूजिंग पोस्ट तो हमारे पास ये चला गया, ठीक है। तो दोनों में इन्होंने क्योंकि सेम ही यूआरएल को यूज़ किया था तो कोई बात नहीं, बट तुम्हें कॉन्सेप्ट आई थिंक समझ में आ गया होगा कि दो हम मेथड यूज़ कर सकते हैं, एक गेट हो सकता है एक पोस्ट हो सकता है। तो फॉर्म मेथड एट्रीब्यूट में मेंशन कर सकते हैं कि भाई ये वाला बटन जो है वो गेट के लिए यूज़ हो बाय डिफ़ॉल्ट, क्योंकि एक ही बटन है हमारे पास यहाँ पे, और दूसरा वाला जो हमने यूज़ किया है उसमें हम फॉर्म मेथड एट्रीब्यूट डाल के उसको पोस्ट के लिए यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ठीक है। फॉर्म टारगेट तुम ऑलरेडी जानते ही हो कि भाई कौन से में खुले, ब्लैंक में खुले और वो सब चीज़ें। फॉर्म वैलिडेशन में तुम यहाँ मेंशन कर सकते हो कि भाई फॉर्म को वैलिडेट करना है या फिर नो वैलिडेट करना है, ठीक है। नो वैलिडेट वाला नेक्स्ट हमारे पास आ चुका है, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा फॉर्म एट्रीब्यूट कंप्लीट। HTML कैनवास को इतना यूज़ नहीं है, बस तुम ये जान लो कि कैनवास जो है ये बेसिकली चीज़ों को ड्रॉ करने के काम में आता है। जैसे तुम्हें सर्कल ड्रॉ करना है या फिर स्क्वायर ड्रॉ करना है, कुछ भी ड्रॉ करना है तो वो तुम ड्रॉ कर सकते हो, लाइन ड्रॉ करनी है, ठीक है। तो कैनवास कोई आजकल इतना यूज़ में नहीं आता, बट जनरली तुम्हें पता होना चाहिए कि कैनवास नाम का एट्रीब्यूट भी एग्जिस्ट करता है और वो ड्रॉ करने के काम में आता है। SVG क्या होता है? SVG हमारे पास होता है स्केलेबल वेक्टर ग्राफिक, ठीक है। तुमने बहुत बार देखा होगा कुछ इमेजेस जो होती हैं वो SVG की फॉर्मेट में होती हैं, .svg उसका एक्सटेंशन होता है। .png .jpg की बात नहीं कर रहा मैं, .svg की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो वो एक ऐसी इमेज होती है जो कि एक हाई क्वालिटी इमेज तुम कह लो, उसको तुम कितना भी बड़ा करो कितना भी छोटा करो वो फटेगा नहीं, ठीक है, क्योंकि इसको तभी हम जैसे कहते हैं स्केलेबल वेक्टर ग्राफिक। जैसे कि एग्जांपल, जब हम कोई प्रोजेक्ट बनाएंगे उसमें कभी एच इमेज यूज़ करेंगे, मैं तुम्हें दिखा, चलो तुम्हें कोई एग्जांपल देखते हैं। HD क्वालिटी की इमेज होती है ये। नहीं क्वालिटी की बात नहीं है, SVG मतलब ये वेक्टर ग्राफिक्स की फॉर्मेट में, मतलब लाइन की फॉर्म, मतलब एक मिनट में एग्जांपल दिखाता हूँ। SVG एग्जांपल्स देखें एक बार। तो इसका HTML में क्या यूज है? SVG इमेजेस को तुम मतलब छोटे छोटे डिज़ाइंस या तुम डायग्राम्स को बैकग्राउंड फॉर्म इमेज। कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ दिस पर्टिकुलर थिंग, ठीक है। SVG वर्सेस JPG, ठीक है। जैसे इन्होंने यहाँ पे लिखा हुआ JPG स्टैंड फॉर ये सब चीज़ें, SVG JPG रास्टर इमेज फॉर्मेट, ये वेक्टर इमेज फॉर्मेट है, ठीक है। SVG इमेज क्वालिटी रिमेन्स दी सेम ऑन जूमिंग, ठीक है। इसमें क्या होगा, तुम क्वालिटी जूम करोगे तो तुम्हें फटी फटी इमेज दिखेगी थोड़ी बहुत ना, जब तुम ज़्यादा जूम कर लेते हो। इसमें क्या है कि तुम जूम करो चाहे छोटा करो तो तुम्हें सेम क्वालिटी ऑफ द इमेज देखने को मिलेगी, ठीक है। और इसके बारे में कभी और हो तो पढ़ना, मैं तुम्हें अभी इसमें तुम्हें सिर्फ इंट्रोडक्शन ही दे सकता हूँ, ठीक है, कि ठीक। क्या क्या चीज़ें हैं। वैसे भी जब एज अ सॉफ्टवेयर डेवलपर जब तुम्हें क्या होता है, तुम्हारे यूज़ में कुछ आती है ना चीज़ें, तब तुम उसको और ढंग से समझ पाते हो, ठीक है। अब ऐसा तो नहीं कि तुम इतनी सारी चीज़ों को अपने दिमाग में रख लो कि यार एक एक चीज़ के बारे में मुझे नॉलेज है, पर तुम्हें इसका ओवरव्यू होना चाहिए कि हाँ ऐसा कुछ मैंने पढ़ा था और ये कुछ इस तरह के काम में आता है। और जब तुम्हें पता होगा कि ये किस काम में आता है तो ऑटोमेटिकली तुम्हें जब भी यूज़ आएगा तो तुम उसको सर्च करोगे और उसको फाइंड आउट कर लोगे, समझ रहे हो। जैसे गूगल मैप्स ठीक है। वगैरह हो गया और इस तरह की हो गया, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं हमारे पास HTML मीडिया टैग्स के बारे में, ठीक है। ये बहुत इतना कोई यूज़ आने वाली चीज़ नहीं है, बट तुम्हें फिर भी पता होना चाहिए, तो मैं इसको फटाफट से एक तरह से कि तुम्हें इंट्रोडक्शन दे के इसको ओवर करवाता हूँ, ठीक है। मेजरली तुम इसको ऑटोमेटिकली तुम ऑलरेडी कुछ चीज़ें जानते ही होंगे, पर जब तुम इसको यूज़ करोगे डायरेक्ट टैग्स हैं इसमें, ज़्यादा कोई मतलब तुम इसमें ज़्यादा कोई कॉम्प्लेक्स चीज़ नहीं है, डायरेक्ट तुम टैग यूज़ करोगे अपने आप वो चल जाएगा, ठीक है। तो मल्टीमीडिया तुम ऑलरेडी जानते हो इसके बारे में कि भाई ऐसे पिक्चर हो गया हमारे पास, फ़ोटोज़ हो गए सब, मतलब मेजरली ऑडियो और वीडियो के लिए हम मल्टीमीडिया यूज़ करते हैं, ठीक है। MPG का मतलब क्या हो गया, डेवलप्ड बाय मूविंग पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप, और ये सब चीज़ें मतलब अलग अलग फॉर्मेट होते हैं,
ठीक है, फाइल्स के .avi होता है, .wmv होती हैं, ठीक है, .ram, ये सब .swf, ठीक है। अलग अलग कंपनी ने अलग अलग अपने अपने फॉर्मेट से डेवलप करे, पर मोस्टली जो हम यूज़ करते हैं वो होता है हमारे पास MP4 फॉर्मेट। तुमने देखा होगा ये। MP3 का मतलब क्या हो गया, ऑडियो। MP4 का मतलब हो गया हमारे पास वीडियो, ठीक है। तो ये एक पर्टिकुलर ऐसे मूविंग पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप ने इसको फॉर्म किया था, ठीक है। और ये काफ़ी जगह हम जैसे वीडियो के फॉर्मेट में हमारे कैमरेज में जो वीडियो बनती है, या फिर हम जो वीडियो पे यूट्यूब पे वीडियोस देखते हैं, वो मेजरली MP4 फॉर्मेट की ही होती है, ठीक है। ठीक है। ऑडियो फॉर्मेट भी तुमने देखा होगा काफ़ी सारे। मोस्ट फेमस जो रहता है वो MP3 रहता है। MP4 भी ऑडियो फॉर्मेट हो सकता है, जिसमें कि तुम्हें MP4 बेसिकली एक वीडियो फॉर्मेट है, बट इट कैन ऑल्सो बी यूज फॉर ऑडियो, ठीक है। तो ये तुम्हें फॉर्मेट्स के बारे में नॉलेज आ गई। अब वीडियो टैग तुम डायरेक्टली यूज़ करो, ठीक है। कैसे यूज़ करना है, तुम्हें वीडियो देना है, उसकी हाइट एंड विड्थ करनी है, और यहाँ पे लिखना है कंट्रोलर्स। कंट्रोलर्स मतलब जैसे कि तुम्हें दिख रहा है ये सब क्या है, अभी तुम्हें दिख रहा है ये बटन दिख रहा है, और यहाँ पे आगे पीछे करने का स्लाइडर दिख रहा है, म्यूट करने का ऑप्शन दिख रहा है, वॉल्यूम इंक्रीज डिक्रीज, ये सब क्या है कि कंट्रोलर्स हैं हमारे पास, ठीक है। और उसके बाद तुम यहाँ पे सोर्स बता सकते हो कि भाई तुम्हारी जो इमेज है या फिर जो तुम्हारा वीडियो है वो कहाँ पे पड़ी है। तो तुमने movie.mp4 दिया है, इसका मतलब क्या है कि जहाँ पे तुमने अपने इस वेबसाइट को डेवलप किया है उसके लोकल पे कहीं पे ये पड़ी हुई है, ठीक है। तो इस तरीके से तुम यहाँ पे इसको देखोगे और यहाँ पे तुम्हारी उसकी वीडियो आ जाएगी, ठीक है। तो काफ़ी आसान टैग है, वीडियो टैग है, उसके अंदर तुम सोर्स मेंशन कर दोगे। यहाँ पे तुम क्वेश्चन ये आएगा, तुमने दो तरह का सोर्स क्यों मेंशन किया है। यहाँ पे दो तरह का सोर्स इसलिए मेंशन किया है कि सपोज़ तुम्हारा ब्राउज़र जो है वो एक सोर्स को आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा, .mp4 को वो चला नहीं पा रहा, तो वो दूसरे वाले सोर्स को पिकअप कर लेगा, ठीक है। और दोनों ही सोर्स अगर उसको समझ नहीं आ रही कि भैया क्या ये किस फॉर्मेट में है, तो वहाँ पे लिखा हुआ आ जाएगा हमें योर ब्राउज़र डज नॉट सपोर्ट दिस दी वीडियो टैग, ठीक है। ठीक। कंट्रोलर्स में तुम ऑलरेडी जान गए हैं, ठीक है। ऑटो प्ले तुम्हें कराना है तो ऑटो प्ले डाल दो साइड में, ठीक है। म्यूटेड डालना है, ऑटो प्ले डालो पर मतलब प्ले होने लग जाए पर वो म्यूटेड की फॉर्म में प्ले हो, ठीक है। इस तरीके से हो जाएगा। काफ़ी सारे उसमें होते हैं, जावास्क्रिप्ट के थ्रू भी इसको तुम प्ले पॉज वगैरह कर सकते हो, ठीक है। ऑडियो के अंदर तुम्हारे पास हो गया, ऑडियो के अंदर भी तुम कंट्रोल दे सकते हो, जैसे कि एग्जांपल देख लो, ये ऑडियो आ गया, ठीक है। इसमें ये कंट्रोल्स हमने ऐड कर दिए, ये हमने इस फॉर्मेट में दे दिया, ठीक है। ठीक है, तो ये भी एक तरह से जैसे वीडियो टैग यूज़ होता है वैसे यूज़ होता है। प्लगइन्स आर नॉट इम्पॉर्टेंट। यूट्यूब का तुम देख लो, इसके लिए तुमने क्या किया, एक आई फ्रेम वाला टैग यूज़ किया, जिसके अंदर आई फ्रेम में क्या होता है, पिक्चर हम यूज़ करते हैं ना, पिक्चर मतलब एक पर्टिकुलर कंटेंट एरिया देने के लिए, ठीक है। उसमें तुमने सोर्स में यूट्यूब का वीडियो का लिंक डाल दिया, तो अपने आप यहाँ देखो, यहाँ पे यूट्यूब की वीडियो आ जाएगी, आ गई। ठीक। तो आई फ्रेम टैग यूज़ कर सकते हो। ऑटो प्ले करना है म्यूट की फॉर्म में, तो ये देखो यहाँ पे, तो तुमने यहाँ पे लिख दिया क्वेश्चन मार्क डाल के, ऑटो प्ले इज इक्वल टू 1 एंड म्यूट इज इक्वल टू 1 कर दिया, ठीक है। प्लेलिस्ट तुम्हें इंटीग्रेट करनी है, लूप चलानी है, तो तुम इस तरीके से यहाँ पे और भी फर्दर टैग्स वगैरह को यूज़ करके काम कर सकते हो अपने, ठीक है। जियो लोकेशन का देख लेते हैं। तो जियो लोकेशन बेसिकली यूज़र से तुम्हें और लोकेशन लेनी है। अब ये मेरे को पूछ रहा है अलाउ दिस ब्राउज़र, तो अभी तो मैं ब्लॉक कर रहा हूँ, बट कोई भी अगर इसको अलाउ करेगा तो तुम्हारे पास उसकी जियो लोकेशन आ जाएगी। ये बेसिकली जावास्क्रिप्ट के फंक्शन को यूज़ कर रहा है, जो कि तुम्हारी जो करंट ब्राउज़र की लोकेशन है, जहाँ से उसकी IP एड्रेस आ रही है, उसके अकॉर्डिंग उसकी लोकेशन को वो निकाल पा रहा है। इतना कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, कभी तुम्हारे कोई ऐप में या कोई जगह पे यूज़ करो तो तुम इसको इस वाले आर्टिकल को एक बार एज अ रेफरेंस लेके चल लेना। ड्रैग एंड ड्रॉप फीचर ये है कि भाई जैसे कि तुम यहाँ पे कहो एनी एलिमेंट कैन बी ड्रैग एंड ड्रॉप, मतलब कि कुछ भी को आप कहीं भी ड्रॉप कर सकते हो। जैसे ये देखा मैंने यहाँ से इसको यहाँ पे ड्रॉप कर दिया, ठीक है। तो ये हो गया वहाँ पर ड्रैग एंड ड्रॉप फीचर। इसको भी जावास्क्रिप्ट के थ्रू इन्होंने इम्प्लीमेंट किया हुआ है, कभी यूज़ आए तो देखना इसको, ठीक है। वैसे जरूर नहीं है कि याद रखना। वेब स्टोरेज बेसिकली हमारे पास जो ब्राउज़र की लोकल स्टोरेज रहती है, जैसे कि ये देखो, विद वेब स्टोरेज वेब एप्लीकेशंस कैन स्टोर डेटा लोकली विद द यूज़र्स ब्राउज़र। यूज़र के ब्राउज़र के अंदर मैंने तुम्हें उस दिन दिखाया था कि स्टोरेज क्या होती है ऑटोमेटिकली ना। HTML5 से पहले हमारे पास एप्लीकेशन डेटा यूज टू स्टोर इन द कुकीज़। कुकीज़ भी कुछ चीज़ें होती हैं, इसको हम आगे का भी पढ़ेंगे, ठीक है।
included in every server request. Web storage is more secure and large amount of data can be stored locally without affecting the website performances. ठीक है. Unlike cookies, the storage limit is far larger, at least 5 MB. मतलब 5 MB से ज़्यादा तुम स्टोर कर सकते हो. ठीक है. इन्फॉर्मेशन इज़ नेवर ट्रांसफर्ड टू द सर्वर. ठीक है. तो कैसे यूज़ करते हैं इसको, जब कभी ज़िंदगी में यूज़ आएंगे तो उसको देखेंगे, बट अभी इसका कोई यूज़ नहीं है फॉर द फ्रंट एंड पार्ट ऑफ द एप्लीकेशन जो कि हम करेंटली सीख रहे हैं. वेब वर्कर्स भी होते हैं हमारे पास. ठीक है. देन वी हैव दी SSE सर्वर सेंट इवेंट्स वगैरह. ठीक है. अब ये हो गया तुम्हारा HTML पूरा कंप्लीट. अगर तुम्हें टैग्स के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए, कौन कौन से टैग्स होते हैं, वैसे तुमने ऑलमोस्ट सारे के सारे टैग्स कवर कर लिए, पर फिर भी अगर तुम्हें इंडिविजुअल टैग के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए तो यहाँ पे इन्होंने दिया हुआ है काफ़ी स्पेसिफिकली, तो तुम इसका यूज़ कर सकते हो. ठीक है. कैटेगरी वाइज तुम यहाँ पे चेकआउट कर सकते हो और फर्दर. ठीक है. इन्होंने यहाँ पे कैटेगरी बना रखी हैं एट्रीब्यूट्स की, इसमें तुमने सारे एट्रीब्यूट्स तुम्हें उन्होंने समझाए गए हैं. ठीक है. तो ये था तुम्हारा कंप्लीशन ऑफ HTML. तुमने अब इंटरमीडिएट लेवल तक की HTML को कंप्लीट कर लिया है. अब तुम कोई सा भी प्रोजेक्ट रिलेटेड टू HTML बना सकते हो, किसी भी चीज़ का हो. कभी भी कोई दिक्कत आए तो इस वेबसाइट को खोलो और उसमें टैग्स को सर्च कर लो, या फिर जो करेंटली वीडियो है इसको एक बार दोबारा से चेकआउट कर लेना, और तुम टैग्स के बारे में फिर तुम्हें एकदम क्लियर हो जाएगा कि कैसे यूज़ करना है और कौन कौन से एट्रीब्यूट उसमें होते हैं. सो फाइनली दिस इज़ द कंप्लीशन ऑफ द HTML कोर्स.